इस सीरीज़ में हम लोग फेडरल बोर्ड फिज़िक्स 10 को देख रहे हैं और हम लोग नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 को फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर हमारी जो रेफरेंस बुक है दैट इज़ एनबीएफ। आज हम उसके यूनिट 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स को देखने वाले हैं। जितने भी ऐसे लॉज एनसीपी में दिए गए हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिनसे फेडरल बोर्ड का पेपर बनाया जाएगा। तो सबसे पहला एस हमारे पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये वाला एस हमारे पास फॉर्मेटिव है, यानी कि फेडरल बोर्ड के अंदर इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम लोग इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इस एस के अंदर हमने बुनियादी तौर पर एटम के स्ट्रक्चर को बताना है कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है पिछली क्लासेस से, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मेटिव है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं दैट गो अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। दिस शुड इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग बिग आइडियाज। इन आइडियाज के बारे में आपको बताना चाहिए। दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गो अराउंड इन प्रिडिक्टेबल circular paths in the way that planets go around the sun. The electrons behave as quantum particles and their location and momentum at any point in time is governed by probability. One cannot predict the motion of an electron. और फिर सेकेंड आइडिया है द शेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट रेफर टू द लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी द इलेक्ट्रॉन possesses. The farther the shell is from the nucleus, the more energy the electron has. If one were to look at an atom, one would see a fuzzy cloud of electrons with a very small nucleus in the center, akin to a football with flies around it in a boundary of several football fields. यहाँ पर वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता हो कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये हम में से सबको पता है। अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसके अलावा आपके पास मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन जिनका कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जाहिर है कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, कैंसिल कर सके। तो ओवरऑल न्यूक्लियस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स दोनों को मिलाकर पॉजिटिव होता है। तो ना सिर्फ प्रोटॉन्स पॉजिटिव है बल्कि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है। और फिर बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कुछ तरीके से ये इर्द गिर्द मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के। अब यहाँ पर एक और आइडिया इन्होंने यहाँ पर ये इंक्लूड किया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमें अब तक ये पढ़ाया जाता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेल्स के अंदर और यहाँ ऑर्बिट्स के अंदर इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जाते हैं। तो असली में ऐसा नहीं होता। ये जो शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोबेबिलिटी के पास होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये पहला शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये हमें अब तक पढ़ाया तो जरूर जाता रहा है, लेकिन असल में इन शेल्स का ये मतलब होता है कि इधर हमारे पास कुछ चांस है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, यानी कि हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाएं। ये सिर्फ इर्द गिर्द होते हैं, कभी इधर हैं कभी इधर हैं कभी इधर हैं। एक्चुअली में इस तरह से एक प्रिडिक्टेबल पाथ में नहीं घूम रहे, घूम जरूर रहे हैं, लेकिन कभी वो किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, ओवल ऑर्बिट में घूम सकते हैं, कभी न्यूक्लियस दूर घूम सकते हैं। ये जो पाथ है ये एक प्रोबेबल पाथ है कि हो सकता है कि एट एनी गिवन टाइम इधर 2 होंगे, यानी कि हो सकता है थोड़ी देर बाद ये बाहर निकल जाए तो ये अंदर आ जाए। तो इस तरीके से एट एनी गिवन टाइम इस जगह पर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस जगह पर कहीं पर भी। फिर अगर एक दूसरा शेल है तो उस शेल में एट दैट टाइम उतना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये उसकी प्रोबेबिलिटी है या चांस है कि ऐसे हो सकता है। लेकिन ये शेल्स का रिप्रेजेंट करती हैं। तो फर्स्ट आइडिया तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्वांटम पार्टिकल्स हैं। हमें कभी भी ये नहीं पता होता कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ओके, सो दीज आर क्वांटम पार्टिकल्स। सेकेंड आइडिया आपके पास ये है कि ये जो शेल्स हैं ये सिंपली आपके पास काइनेटिक एनर्जी लेवल्स हैं। ये तो एक्चुअली में हम सबको पता है पिछली क्लासेस से कि जितना आपके पास शेल बड़ी है, तो फॉर एग्जांपल इसके बाद एक दूसरी शेल है, इसके बाद एक दूसरी शेल मौजूद है, तो जितनी आप दूर जाएंगे न्यूक्लियस से उतनी ही ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर तो उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो तो वो न्यूक्लियस के साथ जाकर टकरा जाएंगे, लेकिन वो न्यूक्लियस के साथ जाकर टकराते नहीं है। इसका मतलब है उनके पास कुछ अपनी एनर्जी है जिसका इस्तेमाल करके वो इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी है। अब जितनी वो ज़्यादा होगी ऑफकोर्स उतना ही ज़्यादा ये दूर होंगे, क्योंकि जितनी कम है उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस ने इनको अपने करीब खींचा हुआ है। तो जितना जितना आप दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेज़ी से मूव करते हैं। जी हाँ, शेल बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। मीन्स जितना आपके पास शेल बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बड़ी होगी। यानी शेल्स काइनेटिक एनर्जी का लेवल है कि जितनी आपकी शेल है उतना आपका काइनेटिक एनर्जी का लेवल है। जितनी ज़्यादा शेल्स होती जाएंगी उतनी आपकी काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी।
ये है आपके पास सेकंड आइडिया। उसके बाद जो थर्ड आइडिया है वो ये है कि अगर हम किसी तरीके से एटम को देखें तो फिर हमें क्या नजर आएगा। एक्चुअली में आज की टेक्नोलॉजी से हम लोग माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करके, जो बहुत अलग क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम एटम को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर हम लोग एटम को देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा। हमें प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जाहिर है हमने भी देखा ऐसा नहीं होता है। हमें एक फजी क्लाउड नजर आएगा कि एक बहुत ही छोटा, हम न्यूक्लियस जो है वो बहुत टाइनी होता है, हम डायग्राम में बहुत बड़ा बनाते हैं लेकिन न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी होता है। तो आपको इस तरीके से एक एटम नजर आएगा कि वो आपके पास सेंटर में एक बहुत ही टाइनी जो है न्यूक्लियस मौजूद है, और इधर आपके पास एक क्लाउड मौजूद है, यानी कि आपको फजी, यानी कि आपको ब्लरी सा यहाँ पर एक क्लाउड नजर आएगा। और इस क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, हमें कोई शेल्स नहीं नजर आएंगी, ना इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नजर आएंगे, बस यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नेचर है। यहाँ ये इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। इस क्लाउड के अंदर ये जो फजी क्लाउड है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। तो हमें इस तरह का एक एटम नजर आएगा अगर हम एक माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसे ही होगा अगर हम लोग इसको रियल लाइफ में देखेंगे। हमारे पास एक फुटबॉल है, वो फुटबॉल हमारे पास कई सारी फुटबॉल फील्ड्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी फुटबॉल फील्ड्स हैं। तो एक बहुत बड़ी फुटबॉल फील्ड है जिसके अंदर कई सारी फुटबॉल फील्ड्स मिली हुई हैं। जितनी एक फुटबॉल फील्ड होती है जिसके अंदर फुटबॉल खेली जाती है वो कई सारी मिली हुई हैं, और एग्जैक्ट सेंटर में सिर्फ एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। तो उसको एक्चुअली में देखना ही मुश्किल होगा, बहुत छोटा सा। और इसके इर्द गिर्द मक्खियाँ हैं, यानी कि फ्लाइज हैं, वो इसके इर्द गिर्द हैं, हर तरफ हैं। तो आपको सेम एटम वाला पैटर्न नजर आएगा कि आपके पास एक फजी क्लाउड है और बीच में बहुत छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है। तो बट ये चलो फिर भी फॉर्मेटिव था, बट फिर भी एटम की आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Justify the findings of the alpha particle scattering experiments, or specifically that it provides evidence for a very small nucleus surrounded by mostly empty space. A nucleus containing most of the mass of the atom, a nucleus that is positively charged. यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट को, दैट इज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स आप कह सकते हैं, उनको कई बार परफॉर्म किया गया था। और ये जो सबसे कॉमन है, ये परफॉर्म किया गया था 1909 में। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसको परफॉर्म किया गया था ये देखने के लिए कि एक एटम किस तरह का नज़र आता है। या अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो उस वक्त क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप्स नहीं थे तो हम एक्चुअली में एटम को देख नहीं सकते थे। हमें कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए था जिससे हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि एटम किस तरह का नज़र आता है। तो इसको हम कहते थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम अभी देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि 1909 से पहले एटम किस तरह का समझा जाता था। तो चूंकि हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप्स थे नहीं कि हम एटम को देख सकते हैं, हमारे पास एक आइडिया था एटम का कि एटम, हमारे पास एक एटम का प्लम पुडिंग मॉडल था। एटम को एक प्लम पुडिंग की तरह समझा जाता था। प्लम पुडिंग सिर्फ यूरोप के अंदर एक केक की टाइप है। उसके अंदर आपके पास ये होता है कि आपके पास एक पुडिंग है, यानी कि एक सॉफ्ट फ्लफी केक है, और उसके अंदर कुछ प्लम्स जो हैं वो रखे होते हैं। इसी तरीके से एटम को भी समझा जाता था कि एटम आपके पास बुनियादी तौर पर क्या है कि एक सर्कल है और उसके अंदर आपके पास एक पुडिंग है, या एक आपके पास फुल एटम जो है वो भरा हुआ है पॉजिटिव चार्ज से। तो नीचे नीचे ये आपके पास फुल एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है। अगर एटम को ड्रॉ किया जाए तो वो एक सर्कुलर शेप में है, वो फुल पॉजिटिव चार्ज है एटम, और इसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं। अब ये हमें पता था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो मौजूद हैं। इसके लिए और एक्सपेरिमेंट्स थे, उनकी डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे, लेकिन ये कंफर्म था कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आइडिया ये था कि एक फुल पॉजिटिव चार्ज की पुटिंग होगी और बाकी आपके पास नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल था, हमने एटम को एक्चुअली में नहीं देखा था, बस हमें लगता था कि एटम इस तरह से है। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था 1909 में, ये इसको कैरी किया गया ये जानने के लिए कि क्या एटम वाकई में इस तरह का दिखता है या नहीं। इसको हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहाँ पे रदरफर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हालांकि इसको रदरफर्ड ने कैरी आउट नहीं किया था, उसके स्टूडेंट्स ने कैरी आउट किया था अंडर हिज इंस्ट्रक्शन। तो रदरफर्ड डायरेक्टर था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ये कैरी आउट किया गया था 1909 के अंदर, और इसके जो रिजल्ट थे जिनको हम अभी पढ़ेंगे ये 1911 में रदरफोर्ड ने पब्लिश किए थे। तो एक्सपेरिमेंट 1909 में, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं या जो कंक्लूजन हैं वो 1911 में रदरफोर्ड ने पब्लिश किया, और ये एक्सपेरिमेंट इसके स्टूडेंट्स ने कैरी आउट किया था। किया ये जाता है कि आपके पास एक गोल्ड फॉयल है, तो दिस इज अ गोल्ड फॉयल, और मैं इसको ऊपर वाले व्यू से देख रहा हूँ। बुनियादी तौर पर कुछ भी नहीं है, बस गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। और इसकी हमने एक शीट बना दी है बहुत ही थिन, जिस तरह पेपर है
गोल्ड का हमने पेपर बना दिया जो बहुत थिन है। इसकी जो थिकनेस थी, ये आपके पास थी इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस जो उस एक्सपेरिमेंट में यूज हुई थी, दैट वाज 0.00004 सेंटीमीटर या 0.0004 0.0000 मतलब एक्चुअली में 0.00010 कम करके 4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में ये डायमेंशन है। इतना छोटा कर दिया गया था गोल्ड फॉयल को, ये बहुत छोटा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का भी इतना ज़्यादा छोटा हिस्सा है। ये जो आम पेपर की लेंथ है उससे 200 टाइम्स छोटा है। बहुत इसको छोटे थिकनेस के साथ इस गोल्ड फॉयल को बना दिया गया था, शायद हम इसको देख भी ना पाते, ये इतनी थिक थी, इतनी ये लेस थिन थी, बहुत जो है वो पतली थी ये। एक सवाल ये उठ सकता है कि इसको इतना पतला कैसे किया गया था। तो गोल्ड को इतना पतला करना कोई मुश्किल नहीं है। गोल्ड को इसी ने चूज किया गया था, किसी खास वजह से नहीं, इस वजह से चूज किया गया था कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मटेरियल ऑन अर्थ। तो हम इसको कहते हैं द मोस्ट मैलिएबल मटेरियल ऑन अर्थ या मोस्ट मैलिएबल मेटल। हमें पता है मेटल्स मैलिएबल होते हैं, यानी हम इनको थिन शीट्स के अंदर, जैसे ये शीट थी, में जो है वो कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। गोल्ड को सबसे ज़्यादा थिन किया जा सकता है, इससे भी थिन किया जा सकता है आज की टेक्नोलॉजी के साथ। तो एनीवेज इसको चूज़ किया गया और इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर बहुत कम एटम्स रह जाए। हालांकि ये भी बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन तब भी इसके अंदर तकरीबन जो है वो 400 एटम्स थे, यानी इस साइड पर आपके पास 400 एटम्स रह गए थे, जो कि एक्चुअली में बहुत कम एटम्स हैं। एटम्स तो लाखों की तादाद में होते हैं, तो इतने कम एटम्स अचीव कर लिए गए थे इस साइड पर। लेकिन फिर भी एटम्स 400 हैं, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो एनीवेज अब यहाँ पर क्या किया गया कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल सोर्स थी, अल्फा पार्टिकल सोर्स। अल्फा पार्टिकल सोर्स का क्या मतलब है कि ये आपके पास एक ऐसी सोर्स थी जो कि अल्फा रेज को जो है वो मारती थी। अब अल्फा रेज क्या है, इनको तो हम अभी पूरी डिटेल से इसी चैप्टर में देखेंगे, बट अल्फा अल्फा जो पार्टिकल है, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आपके पास पार्टिकल है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। बुनियादी तौर पर एक हीलियम का जो न्यूक्लियस है, दिस इज द अल्फा पार्टिकल। और ये आपके पास जो रदरफोर्ड ने सोर्स इस्तेमाल की थी, कोई भी सोर्स इस्तेमाल हो सकती है, दिस वॉज रेडियम सोर्स। कभी कभी यहाँ पर पोलोनियम, जैसे आपकी एनबीए की बुक में है, पोलोनियम सोर्स भी हो सकती है। बट ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मारती थी, यानी अगर इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते थे। हम अल्फा पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, वो बहुत छोटे होते हैं, एटम से भी छोटे हैं। ये एटम का ये न्यूक्लियस है, यानी एक जो हीलियम एटम है उसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये बहुत छोटे होते हैं और हम लोग इनको नहीं देख सकते। तो इनको देखने के लिए कि हमें पता तो चले कि ये जा कहाँ रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन यूज़ की गई थी। यहाँ पर एक इस तरह का स्क्रीन यूज़ की गई थी, दिस वॉज कॉल्ड द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये एक ऐसी स्क्रीन थी जो कि जब भी इसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल आके लगेगा, हम अल्फा पार्टिकल को लगता हो तो नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे वो आके लगेगा तो यहाँ पर एक फ्लैश होगा, यानी यहाँ पर एक लाइट हमें नजर आएगी, यहाँ पर ये जगह ग्लो करेगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल लगा है, अगर अल्फा पार्टिकल इधर आके लगेगा तो यहाँ पर ये ग्लो होगा। तो स्क्रीन से हम लोग ये जान सकते थे, और रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स ये कैरी आउट कर रहे थे एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स मारना शुरू किए, रेडियम या फिर पोलोनियम की सोर्स से उन्होंने रेडियम को यूज़ किया था। जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि ऑलमोस्ट ऑल जो आपके पास अल्फा पार्टिकल की रेस थी, वो सब की सब इधर जो है वो आई, यानी कि सब की सब स्ट्रेट गुजर गई इस गोल्ड फॉयल से, यानी गोल्ड फॉयल के अंदर एटम्स मौजूद हैं और अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो उन एटम्स के अंदर से गुजर कर जा रहे हैं। और ये उन्हें कैसे पता चला कि मोस्ट गुजर गई, क्योंकि तमाम के तमाम जो फ्लैशेस थे वो यहाँ हो रहे थे, इर्द गिर्द कोई फ्लैश नहीं हो रहा था। हाँ, कभी कभी यानी कि एक्सपेरिमेंट को करते हुए काफ़ी टाइम बाद एक इधर काफ़ी ज़्यादा फ्लैशेस हो रहे हैं, मिलियंस में फ्लैशेस हो रहे हैं, जबकि थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई एक फ्लैश इधर हो जाता था और कोई एक फ्लैश इधर हो जाता था, यानी कि आप कभी ये हल्की सी जो अल्फा पार्टिकल की बीम थी ये टेढ़ी हो जाती थी। अल्फा पार्टिकल की बीम है, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये हल्की सी यहाँ से टेढ़ी हो गई, जैसे गुजरने में टेढ़ी हो गई है, अभी भी वापस नहीं आई, इसके अंदर से गुजर गई है लेकिन टेढ़ी हो गई है, टेढ़ी हो गई है, और ये बहुत कम हुआ, 99% ऑफ टाइम वो स्ट्रेट हो जाती। और फिर उससे भी कम, यानी इससे भी ज़्यादा रेयर ये हुआ कि कभी कभी बहुत कम वो पूरी की पूरी पीछे मुड़ गई, यानी कि इसके अंदर से गुजर ही नहीं सकी, बल्कि ऐसे जैसे यहाँ पर कोई बॉल दीवार से टकराई, ये वापस मुड़ गई, और कभी कभी इधर आपको नजर आया, कभी कभी इधर, फिर मैं भी इधर। लेकिन इस तरीके से फ्लोरेसेंस स्क्रीन से हमें पता चला है कि मोस्ट जो हैं वो स्ट्रेट गुजर गई, कुछ कुछ जो है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुई और कुछ कुछ जो है वो लार्जली डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि वापस तकरीबन ऑलमोस्ट एट 180 डिग्री वापस आ गई। इससे हम लोग एटम के बारे में बहुत कुछ पता चला सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसका एक जूम इन व्यू ड्रॉ करें तो बुनियादी तौर पर ये हो रहा है, मे बी दिस इज एन एटम, दिस इज एन एटम, दिस इज द गोल्ड फॉयल, बहुत ही थिन है यहाँ पर, मतलब मोस्टली जो है वो बस हल्के फुल्के एटम्स रह गए हैं, 400 एटम्स थे, क्या मैं तो फोर्स 2 ही बना रहा हूँ।
उन्हें ये नहीं पता कि एटम किस तरह का है, हमें ज़रूर पता है, तो मैं हम अब एक्चुअली में बना देते हैं एटम किस तरह का है। उन्हें इस वक़्त नहीं पता था। तो सेंटर में न्यूक्लियस है बहुत छोटा-सा और इर्द-गिर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम के अंदर है वो एम्प्टी होती है क्योंकि इर्द-गिर्द इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बस हल्के-फुल्के इधर-उधर हो सकते हैं, बाकी सब तमाम स्पेस खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हो ये रहा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी वो स्ट्रेट गुजर रही थी। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी है। 99% एटम एम्प्टी है। हमने ऊपर देखा कि हमारे पास एक इतनी ज़्यादा फुटबॉल फील्ड है, उसके दरमियान एक फुटबॉल न्यूक्लियस के साइज है। न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो हमें एक्चुअली में न्यूक्लियस नजर भी नहीं आता। यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल की जो रेस थी, जाहिर है क्योंकि वो न्यूक्लियस बहुत छोटा है तो बहुत कम चांस है कि उससे टकराएंगी। मोस्ट जो है वो स्ट्रेट इन एटम से गुजर रही थी। ओके, तो मोस्ट मिलियंस में जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में रेस फायर की गई, तो मोस्ट जो है वो तो इस तरह से गुजर रही थी। अभी उनको नहीं पता कि एटम इस तरह का है, हमें ऑफकोर्स पता है। तो मोस्ट स्ट्रेट गुजर रही थी, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में इस एम्प्टी स्पेस से गुजर रही थी। हो सकता है रास्ते में वो एक इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हैवी हैं। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन से कई 1000 टाइम बड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। और दूसरा ये कि इनका साइन है पॉजिटिव, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनका साइन होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये हम सबको पता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है नेगेटिवली चार्ज। तो हो सकता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब यहाँ से गुजरी तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले गई, तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ चुका था, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा पार्टिकल की जो रे है। हो सकता है कि गोल्ड फॉयल थोड़ी देर के लिए आपको नेगेटिवली चार्ज हो जाए, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया गया है, जैसे हमने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। लेकिन फिर भी अल्फा पार्टिकल रे तो गुजर जाएगी, क्योंकि इस छोटे से इलेक्ट्रॉन से अल्फा पार्टिकल रे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ये होगा कि जो अल्फा पार्टिकल की रे है वो हल्के से साइड से टकरा जाएगी न्यूक्लियस के। जब ऐसे होगा तो फिर ऑफकोर्स थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, और एक टेढ़ी वो इस वजह से भी होगी अगर उसके करीब से भी गुजरेंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है और आज हमें पता है कि न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज था। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, तो एक्चुअली में थोड़ी सी रिपेल कर जाएगी। और कुछ कुछ कभी कभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो एम्प्टी स्पेस से गुजरेंगे, क्योंकि एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी हल्की फुल्की वो टेढ़ी हो जाएंगी अल्फा पार्टिकल। इससे भी कम क्या होगा कि वो साइड से गुजरने के बजाय डायरेक्ट जाकर न्यूक्लियस में टकरा आ जाए। जब वो न्यूक्लियस में टकराएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसके अलावा नॉर्मल टकराने से भी वापस की तरफ एक फोर्स होती है न्यूटन थर्ड लॉ से। तो आपके पास इस तरीके से भी हुआ कि ये डायरेक्ट जाकर इसको टकरा गई हैं, बहुत हल्की सी साइड से टकराई और ये वापस मुड़ गया। ये था बुनियादी तौर पर जो हो रहा था, जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन से देख लिया गया। अब इससे रदरफोर्ड ने, उसके स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया और रदरफोर्ड ने कुछ यहाँ पर से उसने कुछ प्रेडिक्शंस बनाई कि एटम किस तरह का दिखता है। वो प्रेडिक्शंस क्या थी? सबसे पहले आपके पास जो कंक्लूजन आई, ये एविडेंस थी जिसके लिए, नंबर 1, अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय मोस्टली एम्प्टी स्पेस। आपको ये पता था कि एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटा वेरी स्मॉल न्यूक्लियस है जिसके अंदर मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। इसके इर्द गिर्द मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। क्यों? क्योंकि जब रदरफोर्ड ने देखा कि मोस्ट रेज जो है वो तो स्ट्रेट गुजर जाती हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। लेकिन कभी कभी उसको नजर आया कि कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही हैं। दिस मीन्स कि कहीं पर एक पॉजिटिवली चार्ज मौजूद है, और पॉजिटिव चार्ज वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं, क्योंकि हल्का फुल्का अल्फा पार्टिकल्स की रेस को नहीं डिफ्लेक्ट कर सकता। तो इसका मतलब एक डेंस, एक आपके पास मिला हुआ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इससे उसने पता चला लिया कि एक आपके पास डेंस, जिसके अंदर तमाम का तमाम पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, वो आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है के एटम के अंदर। ओके, तो एक न्यूक्लियस मौजूद है आपके एटम के अंदर, जहाँ पर आपका तमाम का तमाम पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। यानी वो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स का भी नहीं पता था, बस ये पता था कि वो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियस पॉजिटिव ही होता है। और फिर ऑफकोर्स जो तीसरी चीज़ थी वो ये थी कि न्यूक्लियस दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये 3 चीज़ें पता चली कि एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियस है जिसको एम्प्टी स्पेस ने सराउंड किया हुआ है। बिल्कुल हमें पता चल रहा था, क्योंकि मोस्ट जो है जा रही थी। अ न्यूक्लियस कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, जितना भी एटम का मास था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम मास होता है, मेन मास जो एटम से एटम में होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है। तो जो मोस्ट मास ऑफ द एटम था वो इस न्यूक्लियस में था, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता। तो एक न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर मोस्ट मास है, और इसके अलावा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। अगर न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता तो एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल्स अंदर ही रह जाते, वो उसके साथ जाकर अट्रैक्ट होते उधर ही जुड़ जाते। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर मोस्ट मास ऑफ द एटम है, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, और उसके इर्द गिर्द तमाम के तमाम एम्प्टी स्पेस मौजूद है। ये वो एविडेंस थी, ये वो कंक्लूजन थी जो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, स्कैटर होना होता है इधर उधर होना, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, और इसकी ये फाइंडिंग थी। बुनियादी तौर पर आज का जो हमारा आइटम है उसके अंदर थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन की थी इसने। आज तो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उस जमाने में माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो इस टेक्निक को यूज़ किया गया।
define the terms proton number, atomic number Z and nucleon number, mass number A and be able to calculate the number of neutrons in a nucleus। तो ये हमारे पास एसएलओ है जिसके अंदर ये बुनियाद पर बहुत ईजी एसएलओ हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन नंबर के बारे में कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। ये आपको एक्चुअली में याद नहीं रखना, मतलब जब आपको बताया जाए कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, उस प्रोटॉन नंबर को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये आप सबको पता है अब तक के एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। अब कभी कभी इसको इलेक्ट्रॉन नंबर से भी डिफाइन किया जाता है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक जो न्यूट्रल एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक्जैक्टली इक्वल होता है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर, अगर वो एक मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है तो नॉर्मली नेसेंट फॉर्म में। तो वहाँ पर आपके पास एक्जैक्टली इन दोनों को कैंसिल करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, तो बराबर होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉन नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से डिफाइन ना ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चेंज किए जा सकते हैं। एक एटम को अगर आयन में कन्वर्ट किया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर फिर भी चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर असल में प्रोटॉन्स का नंबर है और प्रोटॉन्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। अगर चेंज हो तो एटम ही चेंज हो जाता है। आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, क्यों, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके बाद आपके पास है न्यूक्लियन नंबर। अच्छा, न्यूक्लियन नंबर भी बहुत ईजी है। न्यूक्लियन न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियन बुनियादी तौर पर आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर कहा जाता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से न्यूक्लियन। ये बुनियादी तौर पर इसका मतलब है कि अगर हम लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो दिस इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर, दिस इज द न्यूक्लियन नंबर, जिसको मास नंबर भी कहा जाता है। ओके, जिसको मास नंबर भी कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मास नंबर और एटॉमिक मास में बहुत डिफरेंस है। ओके, एटॉमिक मास जो है ये दोनों सेम नहीं है। एटॉमिक मास बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये मास है एक एटम का, यानी कि एटम का मास कितना होगा ये वो है। मास नंबर उस एटम का मास नहीं है, बल्कि सिंपली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक नंबर है। वो कोई केजी के अंदर या ग्राम्स के अंदर या एएमयू के अंदर कोई मास नहीं, सिर्फ एक नंबर है। और एटॉमिक मास एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और इसका जो सिंबल है आपके पास प्रोटॉन नंबर का या एटॉमिक नंबर का, जैसे जी, और मास नंबर का है ए। ओके, एंड बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। और जब आपको प्रोटॉन्स बताए जाएँ और न्यूक्लियन नंबर बताया जाए तो आप न्यूट्रॉन्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको ये बता दिया जाए कि आपके न्यूक्लियन नंबर ये है, तो आपको बता दिया गया है कि आपका न्यूक्लियन नंबर ये है, इसके अंदर से अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें अपने एटॉमिक नंबर को, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर, यानी न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो जब भी आपको कहा जाए कि आपका एक एटम है जिसका न्यूक्लियन नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये है, तो आप उसका न्यूट्रॉन निकालें तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बहुत चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर, और वो ये है कि एक एटम को डिफाइन किस तरह किया जाता है। इसका क्या मतलब है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, प्रोटॉन्स डिफाइन द एटम। ओके, प्रोटॉन्स डिफाइन द एटम। इसका क्या मतलब है? आपके पास जो एक एटम है, ये आपके पास बुनियादी तौर पर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक खास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जब आपको कहा जाए कि कार्बन क्या है, यानी अगर आपसे सवाल किया जाए व्हाट इज कार्बन, आप कहेंगे कार्बन इज एन एलिमेंट, यानी कि बुनियादी तौर पर एक ऐसी सब्सटेंस है जो एटम से बना हुआ है, जिसके अंदर जो प्रोटॉन है, बल्कि अगर आपसे पूछा जाए कार्बन का एटम क्या है, तो आप कहेंगे कि एन एटम दैट हैज़ 6 प्रोटॉन्स। ये है कार्बन की डेफिनेशन है, क्योंकि प्रोटॉन्स एटम को डिफाइन करते हैं। जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मींस इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे। अगर आप कहें एक एटम जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन नहीं होगा, हालांकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि कार्बन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। लेकिन किसी तरीके से अगर आप कार्बन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जो कि या डाल दें, जो कि इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, तो क्या वो कार्बन नहीं रहेगा? वो कार्बन ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन मौजूद होंगे। तो अगर आपके पास ये भी हो सकता है कि एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, उसके अंदर मे बी 1000 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, ऐसा होने नहीं वाला, लेकिन मे बी 1000 न्यूट्रॉन्स हैं और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एटम कौन सा है, दिस इज अ कार्बन एटम, क्योंकि हमने ये नहीं देखना कि न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इससे हमने ये नहीं बताना कि एटम कौन सा है, हमने देखना है प्रोटॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन्स डिफाइन दी एटम, तो ये हमारे पास एक कार्बन एटम होगा। लेकिन हमारे पास एक और एटम है जिसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं। ओके, जिसके अंदर 7 प्रोटॉन्स हैं, जिसके अंदर आपके पास 7 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, किसी तरीके से आपने एक ऐसा एटम बना दिया है। अब वैसे कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो उसके बराबर होते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है कि प्रोटॉन्स कितने हैं। तो दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमने किसी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। इससे ये एटम चेंज नहीं होगा। एटम तब चेंज होगा जब आप प्रोटॉन्स को चेंज करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स डिफाइन दी एटम। अब किसी तरीके से हम नाइट्रोजन से एक प्रोटॉन निकाल दें, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी तरीके से हम निकाल देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस बिकम 6 प्रोटॉन, और इसके अंदर से आप एक प्रोटॉन निकाल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देते हैं।
दिस बिकम 6 प्रोटॉन इसके अंदर हो जाएंगे और 7 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नाइट्रोजन के बराबर है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देखना, हमने देखना है प्रोटॉन्स को। जब हम इसके अंदर से प्रोटॉन निकालेंगे एक्चुअली में ये एटम ही चेंज कर जाएगा और अब ये एटम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन के अंदर। तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि ऑलवेज प्रोटॉन्स डिफाइन द एटम। Explain what is meant by an isotope and state that an element may have more than one isotope। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने अभी भी देखा कि एक एटम को डिफाइन किस तरह किया जाता है। एक एटम को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को हम अभी नहीं देख रहे। इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली 6 ही होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, लेकिन आयंस के अंदर वो चेंज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का क्या होगा। न्यूट्रॉन्स एक एटम के अंदर कितने होते हैं। तो एक्चुअली में न्यूट्रॉन्स जो है, हमें ये तो पता है न्यूट्रॉन्स चेंज तो हो जाएंगे, उससे वो कार्बन कार्बन ही रहेगा क्योंकि 6 प्रोटॉन्स वाला एक कार्बन है, वो कार्बन ही रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन्स एक्चुअली में चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नेचर में देखेंगे कार्बन किस तरह पाया जाता है, तो कार्बन अगर हम लोग सिर्फ एटम को देखें तो ऑफकोर्स कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के नॉर्मल केसेस। लेकिन न्यूट्रॉन्स का क्या होगा। न्यूट्रॉन्स एक हमारे पास कार्बन है जिसके अंदर हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स है। ओके, दिस इज द कार्बन जिसके अंदर हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स है। ये सबसे कॉमन कार्बन है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पे कार्बन को देखें तो जो नॉर्मल आपको कार्बन आइटम ड्रॉ करने को कहा जाता है उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ऐसा कार्बन भी पॉसिबल है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हो, और एक्चुअली में ये पाया जाता है, नेचर के अंदर ये पाया जाता है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे, लेकिन जिसके अंदर आपके पास 7 न्यूट्रॉन्स हो, ये 98% पाया जाता है ऐसा कार्बन। लेकिन ऐसा कार्बन भी 1% पाया जाता है। और इससे भी ज़्यादा रेयर एक और कार्बन है, ये भी पाया जाता है, जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, जिसके अंदर 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगेन ये कार्बन ही है क्योंकि कार्बन डिफाइन होंगे 6 प्रोटॉन से, प्रोटॉन्स तो सेम है। तो ऐसे एटम्स बुनियादी तौर पर ऐसे एलिमेंट्स के हैं तो वो तमाम के तमाम कार्बन। ओके, या ऐसे आपके पास एटम्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर जो है दैट इज द सेम, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। इस वाले का मास है, मास नंबर आपके पास 12, 6 + 6, इसका है 13 और इसका है 14। ओके, तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। अब एटम्स डिफाइन होते हैं एटॉमिक नंबर पर, प्रोटॉन्स के नंबर पर, तो हैं वो तमाम के तमाम सेम एटम, लेकिन वो तमाम के तमाम आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट के। यानी कि बुनियादी तौर पर ये हमारे पास एक है कार्बन, दिस इज द एलिमेंट। एक हमारे पास है कार्बन 12। ओके, कार्बन दिस इज द एलिमेंट जिसके अंदर आपका 6 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम भूल जाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स को हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन से एलिमेंट डिफाइन नहीं होता। हमारे पास एलिमेंट है कार्बन, लेकिन उस कार्बन की एक फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास जो मास नंबर है 12, हम इसको लिखते हैं C12। C12 का मतलब है जिसका मास नंबर 12 है। ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है। इसका मास नंबर आपके पास 12 है। बुनियादी तौर पर इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर एक और टाइप है जैसे C13, और फिर एक और टाइप है जैसे C14। ये तीनों टाइप मौजूद हैं सेम एलिमेंट कार्बन की। तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। ये तीनों के तीनों आपके पास कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ओके, दीज 3 आर आइसोटोप्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइसोटोप्स क्या हैं, तो बुनियादी तौर पर आपके पास वो एसएलओ में भी यही है कि आइसोटोप क्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आइसोटोप हो सकते हैं। आइसोटोप बुनियादी तौर पर आपके पास एटम्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ये जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, वो सेम एलिमेंट है, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। रिकॉल द टर्म न्यूक्लियाइड एंड यूज द न्यूक्लियाइड नोटेशन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियाइड को। व्हाट इज द न्यूक्लियाइड। द न्यूक्लियाइड बहुत ही सिंपल है। हमने अभी भी देखा है एटम को। ओके, एटम क्या था। एटम हमारे पास एटम को हम डिफाइन करते थे विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो एक एटम है जिसको हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया है कि एटम एक एटम एक खास मतलब एटम है जिसके अंदर इतने प्रोटॉन्स हैं। लेकिन व्हाट इज अ न्यूक्लियाइड। ओके, मतलब एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर इसको एलिमेंट लिख सकते हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ एलिमेंट हैं तो ये दोनों एटम्स, बट एक एलिमेंट आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एटम से बना है जिनके खास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर कार्बन एलिमेंट है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स को हम नहीं देखेंगे। लेकिन न्यूक्लियाइड एक्चुअली में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक एटम से बना है, या वो स्पीशीज ऑफ एक एटम है जिसके अंदर ना सिर्फ प्रोटॉन्स डिपेंड करते हैं बल्कि न्यूट्रॉन्स भी डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये डिफाइन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी डिफाइन नहीं होगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C12, मेरे पास है C13 और C14। ये तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के। यहाँ पर मेरे पास ये तीनों के तीनों सेम एलिमेंट हैं। ओके, दीज आर द सेम एलिमेंट, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एटम्स हैं, तो इनके अंदर एटम्स हैं।
लेकिन उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए। अगर ये है तब भी वो कार्बन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ भी सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ भी सेम है, दीज आर ऑल द सेम एलिमेंट। लेकिन क्या ये सेम न्यूक्लियाइड है? तो हरगिज भी नहीं, ये अलग न्यूक्लियाइड है, दिस इज अ डिफरेंट न्यूक्लियाइड, दिस इज अ C12 न्यूक्लियाइड, दिस इज C13 न्यूक्लियाइड एंड दिस इज C14 न्यूक्लियाइड, क्योंकि न्यूक्लियाइड के अंदर न्यूट्रॉन्स भी डिपेंड करेंगे। तो सिंपल एक और आपके पास एलिमेंट के साथ एक और उसके ऑल्टरनेटिव एक डेफिनेशन है। न्यूक्लियाइड को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, तो बुनियाद पर इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की जाती है कि आपके पास ये एक्स, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज न्यूक्लियाइड, ये अलग से एक न्यूक्लियाइड है और ये तीनों एक सेम एलिमेंट है। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा C के कार्बन है, और इसके इस कोने के ऊपर मैं लिखूंगा इसका मास नंबर। ओके, इसके टॉप पर मैं लिखूंगा इसका मास नंबर, दिस इज 12, एंड दिस इज यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका अटोमिक नंबर, दिस इज 6। फिर यहाँ पर C6 और 13, अब आप देखें नोटेशन से ही पता चल रहा है ये दोनों डिफरेंट हैं। C12 और C13 सेम न्यूक्लियाइड नहीं है, ये डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स हैं, सेम एलिमेंट जरूर हैं। और फिर उसके बाद जैसे C14 और 6। ओके, तो ये न्यूक्लियाइड की नोटेशन है, इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आइसोटोप्स को एक्चुअली में डिफरेंट तरीके से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियाइड्स जिनके अंदर प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, वो हमारे पास आइसोटोप्स हैं। यहाँ बुनियादी तौर पर न्यूक्लियाइड्स जिनके अंदर प्रोटॉन्स आपके पास सेम है, वो आपको, क्योंकि न्यूट्रॉन्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट है तभी वो न्यूक्लियाइड्स हैं। वो डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स जिनके अंदर प्रोटॉन सेम है वो आइसोटोप्स हैं, हम ये कह सकते हैं। तो हम आइसोटोप्स की एक और डेफिनेशन है पिछले के बजाय, कि डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स जिनके अंदर सेम दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर वो डिफरेंट न्यूक्लियाइड है तो बुनियादी तौर पर अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो फोर्स न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स एक एलिमेंट के अंदर जिनके अंदर प्रोटॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, दोज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप, एक और डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। और बुनियादी तौर पर ये जो न्यूक्लियर नोटेशन है ये इस हसलों में इन्होंने इस तरह दी हुई थी कि एक्स है, ऊपर इसका इसका मास नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है, लेकिन एक्स को आपने इसको इस तरह से भी देखा होगा, एक्स यहाँ पर ही इसका मास नंबर है, यहाँ पर ही है। तो ये दोनों न्यूक्लियर की नोटेशन है, वैसे कॉमनली ये यूज़ की जाती है। अगले दोनों हसलों फॉर्मेटिव हैं तो इनको हम अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हसलो है डिस्क्राइब द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस एज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। तो ये हमारे पास बात हो रही है। अब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव डिके को। रेडियो एक्टिव डिके, सो व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके? तो उसका हमारे पास होता बुनियादी तौर पर ये है, आपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में सुना होगा कि हमारे पास सर्टेन जो न्यूक्लियाई हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ओके, हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लिया बुनियादी तौर पर न्यूक्लियस की जमा है। इनका क्या मतलब है? तो वैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास न्यूक्लियस एक जो एटम है वो बुनियादी तौर पर आप एक जो न्यूक्लियाइड उसको आप लोग डिफाइन करते हैं उसके न्यूक्लियस की बुनियाद पर, यानी आप न्यूक्लियाइड को डिफाइन करते हैं उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बुनियाद पर, और यहाँ बुनियादी तौर पर आप उसको न्यूक्लियस की बुनियाद पर डिफाइन करते हैं, इसी से वर्ड न्यूक्लियाइड आया है। ओके, तो सर्टेन जो आपके पास न्यूक्लियस होते हैं विद इन अ न्यूक्लियाइड वो आपके पास अनस्टेबल होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। अगेन वही हमने 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, C12, C13 और C14। मैं इन तीनों के न्यूक्लियस ड्रॉ करने लगा हूँ। तो ये है वो न्यूक्लियस। अगेन 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, बट 6 न्यूट्रॉन्स, 7 न्यूट्रॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स। अब होता ये है कि नॉर्मली तो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल का ये मतलब है कि वो जिस तरह हैं उसी तरह वो खुश हैं। लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाते हैं, जैसे इस केस में ये दोनों जो हैं ये स्टेबल हैं। अगर आप कार्बन के पास जाते हैं C12 या C13, आपको कुछ भी नहीं होगा। दिस इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल का ये मतलब है कि ये न्यूक्लियस इस तरह से खुश नहीं है, ये चाहता है कि मैं इस तरह हूँ, बल्कि या तो इस तरह हो जाऊँ या इस तरह हो जाऊँ या किसी और स्टेबल न्यूक्लियस की तरह हो जाऊँ। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे हो सकते हैं? तो दो मेन तरीके हैं जिनसे ये हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका न्यूक्लियस जो है वो बहुत हैवी है। ओके, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगेन वो न्यूक्लियस इस तरह से खुश नहीं होता है, बस इसके डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, अभी उनकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट हैवी अगर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाए तो अक्सर वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि फिर वो उस तरह से नहीं रहना चाहता है। और फिर आपके पास एक दूसरा तरीका है जो कि इधर हो रहा है। इधर ये न्यूक्लियस इतना हैवी नहीं है, बहुत कम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो है वो आपके पास जो है वो थोड़ी अजीब हो जाए। ओके, सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो। तो पहले आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम हैं तो काफ़ी हद तक स्टेबल है। एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया कोई मसला नहीं। जब दो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सबसे बेस्ट तब रहते हैं जब वो तकरीबन बराबर हो, जब उनकी रेशो इतनी अजीब हो जाए कि यानी कि 6:8 रेशो हो चुकी है, यानी उससे दो ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो अक्सर अनस्टेबल हो जाते हैं। दो कंडीशन हो सकती हैं, इधर आपके पास वो जो इससे भी अनस्टेबल हो जाएगा जैसे कि C14 है, इधर तो आपके पास वो प्रोटॉन रिच होगा, यानी उसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स, तो फिर वो प्रोटॉन्स को ख़त्म करना चाहेगा, या फिर वो न्यूट्रॉन रिच होगा, जैसे इस केस में वो न्यूट्रॉन रिच है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन रिच। अब आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है या कोई रूल नहीं है कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल नहीं होगा।
बस एक दो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए जैसे C14, वरना बुनियादी तौर पर ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है। लेकिन प्रिंसिपल ये है कि जब भी कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो कन्वर्ट होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियस की खास बात है। न्यूक्लियस से बुनियाद जब मैं कहता हूँ तो मैं एटम ले रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं जब मैं कहता हूँ न्यूक्लियस चेंज होगा तो बुनियादी तौर पर एटम चेंज होगा। अनस्टेबल से वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो इस प्रोसेस को जिससे वो अनस्टेबल से स्टेबल में जाता है, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिव डिके। ओके, इसके अंदर वो कुछ रेज छोड़ता है, ये जो अनस्टेबल है ये अपने अंदर से कुछ रेज निकालेगा, इन रेज के थ्रू वो अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करेगा। एक्चुअली में कैसे करेगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर इस एपिसोड में कहा जा रहा है कि आप इमिशन ऑफ रेडिएशन यानी न्यूक्लियस, अक्सर जो अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती है, जैसे कि ये दोनों तो सेफ है, अगर आप C14 के पास जाएँ तो एक्चुअली में आपको थोड़ा खतरा होता है क्योंकि उससे रेडिएशन निकल रही होती है और आपको लग सकती है। तो जो एक न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलती है ये स्पॉन्टेनियस होती हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है सेल्फ, यानी कि सेल्फ अकरिंग, खुद से होने वाली। इसको आप नहीं करते हैं, जब भी अनस्टेबल होगा न्यूक्लियस तो खुद ब खुद वो रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएगी। और रैंडम भी है, अच्छा रैंडम भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त रेडिएशन छोड़ रहा होगा। हो सकता है कभी ये सदियों पड़ा है और रेडिएशन ना छोड़े, और हो सकता है कभी ये हर सेकंड रेडिएशन जो है वो छोड़ता है। तो ये कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस है जिसके थ्रू एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल में कन्वर्ट होता है। अक्सर इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स रख सकते हैं, अक्सर एक बिल्कुल थोड़े टाइम में हो सकता है। तो ये बिल्कुल रैंडम है, कभी कभी एमिशन ऐसे निकलती रहती है, कभी कभी हो सकता है बिल्कुल भी ना निकले, लेकिन एक चांस होता है कि निकलेगी। दिस इज रैंडम। नेक्स्ट चलो है डिस्क्राइब अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। तो बुनियादी तौर पर ये तीन आपके पास रेडिएशन है। एक्चुअली में तीनों रेडियो एक्टिव रेडिएशन है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। ये तीन तरीके हैं जिनसे वो कन्वर्ट होता है, या वो अल्फा पार्टिकल्स निकालेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा डीके, या वो बीटा पार्टिकल्स निकालेगा दैट इज कॉल्ड बीटा डीके, या वो गैमा। अच्छा एक्चुअली में जो रेडियो एक्टिव डीके होगा अनस्टेबल टू स्टेबल वो इन दोनों से होगा, और उसके बाद मजीद जो स्टेबल भी कुछ रेडिएशन निकालता है दैट इज कॉल्ड गैमा रेडिएशन। पूरी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि ये पार्टिकल्स हैं कौन से। अल्फा पार्टिकल्स आपको क्या है? अल्फा पार्टिकल्स आपको ऑलरेडी पता है, हमने जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया है गोल्फ वाला एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या हैं। अल्फा पार्टिकल्स बुनियादी तौर पर ये आपके पास पार्टिकल्स हैं बुनियादी तौर पर हीलियम का न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस, दीज आर चार्ज्ड, दीज हैव अ +2 चार्ज। ओके, +2 चार्ज है इनके ऊपर। कैसे? क्योंकि इनके अंदर आपके पास मौजूद है मतलब हीलियम के एक आइसोटोप का न्यूक्लियस है जिनके अंदर आपके पास मौजूद है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन। ओके, दिस स्पेसिफिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, और यही न्यूक्लियस आपके पास हीलियम के अंदर भी मौजूद होता है, हीलियम के खास आइसोटोप के अंदर। ओके, तो ये है आपका सल्फा पार्टिकल्स, देखेंगे हम लोग कैसे डिके होगा नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद आपके पास है बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल्स आपके पास एक्चुअली में 2 टाइप्स के हैं। ओके, एक है आपके पास बीटा माइनस पार्टिकल्स। बीटा माइनस पार्टिकल्स, ये बुनियादी तौर पर आपके पास दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन्स का। बीटा माइनस और इलेक्ट्रॉन सेम चीज़ है। बीटा माइनस पार्टिकल्स जब भी कहा जाए इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, माइनस से पता चल रहा है कि माइनस चार्ज होगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। इसके अलावा आपके पास है बीटा बीटा प्लस या हाँ बीटा प्लस पार्टिकल्स हैं आपके पास। ये आपके पास बुनियादी तौर पर ये पार्टिकल्स हैं पॉजिट्रॉन्स। ओके, पॉजिट्रॉन्स का दूसरा नाम है बीटा प्लस। पॉजिट्रॉन्स के बारे में आपने हो सकता है अब तक ना सुना हो, बड़ी बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स के एंटी मैटर हैं ये। इलेक्ट्रॉन्स सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जितना साइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज होगा, लेकिन बस चार्ज उल्टा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ये एटम के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन डीके के अंदर ये शो अप हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा है पॉजिट्रॉन्स, जो कि बीटा प्लस पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। ओके, हम एक्चुअली में देखेंगे कि डीके कैसे होगा। फिर फाइनली आपको एक फाइनल टाइप ऑफ रेडिएशन है, दिस इज कॉल्ड, पिछले भी रेडिएशन थी, दिस इज कॉल्ड गैमा रेडिएशन। ये गैमा का सिंबल है, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा। इनको आपको लिखना आना चाहिए, अल्फा को इस तरह से लिखा जाता है, टाइप ऑफ ए, यानी ए की तरह ये लग रहा है। इसको हमने इस तरह से नहीं लिखना है, दिस इज नॉट अल्फा। और इसके बाद बीटा है, ये आम बी नहीं है, दिस इज बीटा, ऊपर छोटा सा होता है आपके पास इस तरीके से, दिस इज बीटा। और उसके बाद गैमा आपके पास, गैमा पास इस तरह से लिखा जाता है। ओके, सो दिस इज गैमा रेडिएशन। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग पिछले चैप्टर में देख ही चुके हैं, आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बट बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जब एमिट होती है एक न्यूक्लियस से, दैट इज कॉल्ड गैमा रेडिएशन। जब ये एक न्यूक्लियस से एमिट होगी, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो गैमा रेडिएशन है ये आपके पास नॉर्मली हाई, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हाई वाली हाई एनर्जी यानी लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। बट बुनियादी तौर पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एक न्यूक्लियस निकालता है दैट इज कॉल्ड गैमा रेडिएशन। जो सबसे आपके पास हाई एनर्जी
वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, दोज आर कॉल्ड गैमा वेव्स। आपने सुना होगा वही आपके पास गैमा रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है। जो हमारा फुल स्पेक्ट्रम था जिसमें विजिबल लाइट थी, इंफ्रारेड था, अल्ट्रावायलेट था और रेडियो वेव्स थी, माइक्रोवेव्स थी। ओके, अब हम लोग बहुत जल्द देखने वाले हैं कि कैसे अल्फा बीटा और गामा डीके होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट चलो है जस्टिफाई क्वालिटेटिवली द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव आयोनाइजिंग इफेक्ट्स एंड देयर रिलेटिव पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये है आपके पास आयोनाइजिंग इफेक्ट्स, यानी इन सब में से सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग कौन सी है और सबसे कम आयोनाइजिंग कौन सी है। यहाँ आयोनाइजिंग इफेक्ट्स है, सबके सब आयोनाइजिंग है, लेकिन कौन सी ज़्यादा आयोनाइजिंग है और कौन सी कम आयोनाइजिंग है। आयोनाइजिंग का क्या मतलब होता है, मुझे उम्मीद है आप सबको पता ही है कि जब एक एटम है आपके पास, ओके, इसके अंदर जब आप एक रे मारे और ये रे इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, तो दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। और एक ऐसी रे जिसके अंदर ताकत हो कि वो एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, जिसे एटम तो वही रहेगा लेकिन वो एक आयन बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं इट्स आयोनाइजिंग पावर। तीनों की तीनों रेज आयोनाइज कर सकती हैं, अल्फा रेज भी आयोनाइज कर सकती हैं, बीटा भी और गैमा भी, लेकिन ऑफकोर्स कुछ की ताकत ज़्यादा है, कुछ की ताकत कम है, तो हम देखने वाले हैं। और एक्चुअली में हम इसको लॉजिकली देखेंगे, हमने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है, याद नहीं रखना बल्कि देखना है कि कैसे क्यों, यह और क्वालिटेटिवली करना है, यानी कि हमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी को बता कर ये कैसी है उससे हमें पता चलाना है कि इसका आयोनाइजिंग इफेक्ट कितना है। तो खुद सोचते हैं, सबसे पहले हमारे पास है अल्फा। अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग पावर कैसी होगी कंपेयर टू बीटा और गामा। अल्फा पार्टिकल्स +2 चार्ज है इनके ऊपर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर चार्ज है, +2 चार्ज है। जब ये गुजरेंगे, अब ये सबसे हैवी हैं, ओके, सबसे हैवी पार्टिकल्स हैं इनमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन्स तो बहुत लाइट हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, चार आपके पास न्यूक्लियॉन्स, ये बहुत हैवी इनका साइज होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। जब ये गुजरते हैं तो बहुत इजीली ये आपके एटम को आयोनाइज कर सकते हैं, जैसे हमने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में देखा था। वो जब गुजरते थे तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाते थे, तो गोल्ड फॉइल कभी कभी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी, तो ये आयोनाइज जरूर कर सकते हैं। इस वजह से दीज आर द, इनकी आयोनाइजिंग पावर जो है वो सबसे हाईएस्ट है, ओके, तो दीज आर द हाईएस्ट, दीज पार्टिकल्स हैव द हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। इसके बाद आपके पास हैं बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स के बारे में क्या होगा, बीटा पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं अल्फा पार्टिकल्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कई हज़ार गुना जो है वो छोटा होता है, मतलब हज़ार की तादाद में छोटा होता है प्रोटॉन से। जब वो इतना छोटा है तो 4 न्यूक्लियॉन से तो बहुत ही छोटा होगा एक अकेला इलेक्ट्रॉन और या फिर पॉजिट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल्स इधर वो बीटा माइनस हो या बीटा पॉजिटिव, अब दोनों की सेम आयोनाइजिंग पावर है। अगर मैं लेके जाऊँ बीटा माइनस को, इस तरह से लिखा जाता है, इसके ऊपर माइनस साइन डाल के अगर मैं इसको लेकर जाऊँगा, तो इसने क्या करना है कि जब ये साइड से गुजरेगा, इसने इसको रिपेल करना है, नेगेटिव रिपेल करना है, तो रिपेल करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। या फिर अगर मैं गुजारूँ एक बीटा पॉजिटिव को, तो इसने इसको अट्रैक्ट करना है और ये इसको अट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकता है। दोनों के बीटा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो एक्जैक्टली सेम है, उनकी पावर एक्जैक्टली सेम है, तो इस वजह से दोनों की आयोनाइजिंग पावर बस सेम है, बस उनका मेथड डिफरेंट है, इधर रिपल्शन है, इधर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के साथ इसको बाहर निकालेगा, अट्रैक्शन करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो बस दोनों तरीकों में मेथड डिफरेंट है, आयोनाइजिंग पावर उनकी दोनों की सेम है, लेकिन अल्फा पार्टिकल से ऑफकोर्स ये काफ़ी हद तक कम है, तो इसको इसकी सेकंड आयोनाइजिंग पावर है, यानी कि अल्फा पार्टिकल की सबसे हाई है, उसके बाद दिस इज लोअर देन अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन गैमा पार्टिकल से ये गैमा रेडिएशन से ये फिर भी ज़्यादा है। ओके, तो इसके बाद जो फाइनल गैमा रेडिएशन है, इसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत कम है सही, लेकिन बहुत कम है। क्यों बहुत कम है, क्योंकि लिटरली ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये फोटॉन्स हैं और लिटरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, तो ये तो सिर्फ वेव्स हैं जो कि गुजर रही हैं, तो वेव्स की बहुत इनके अंदर बहुत कम ताकत है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें, लेकिन फिर भी है सही, दे हैव द लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। ये थी एक पर्सपेक्टिव। एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि पेनेट्रेटिंग पावर्स का। पेनेट्रेटिंग पावर क्या है, पेनेट्रेशन का मतलब होता है अंदर घुस जाना, तो ये किसी चीज़ के अंदर से गुजर के कैसे कितना जा सकते हैं, यानी जितना गोल्ड फॉयल सल्फर पार्टिकल्स गुजर गए थे, तो इनका ये गुजर कितना सकते हैं थ्रू पार्टिकल्स, तो इसके अंदर दिस इज द पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर है, यानी जो चीज़ सबसे ज़्यादा गुजर सकती है थ्रू पार्टिकल्स, दैट इज गैमा रेडिएशन। ओके, तो गैमा रेडिएशन की उल्टा है पेनेट्रेटिंग पावर में, इट हैज़ द हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर से भी गुजर सकती है, और आपको डैमेज कम ही करेगी, लेकिन ये आपकी बॉडी के अंदर से भी गुजर सकती है और एक्चुअल में डैमेज कर भी सकती हैं, आप इसको टेस्ट मत कीजिएगा, लेकिन इसकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ों के अंदर से गुजर सकती है। क्यों, इसको हम जस्टिफाई बहुत ईजी कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये वेव्स हैं। अब वेव्स के लिए ओपेक मटीरियल से गुजरना, यानी कि ऐसे मटीरियल जिनके अंदर एटम्स टाइटली बाउंड है, इनसे गुजरना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो लिटरली एक वेव है, वो तो गुजर ही सकती है। तो ये इनकी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जो है पेनेट्रेटिंग पावर है। इसके बाद बीटा पार्टिकल्स। ओके, बीटा पार्टिकल्स दोनों बारी ये मिडल में है,
बीटा पार्टिकल्स बीटा माइनस हों या फिर बीटा प्लस हों, ये भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत अगर थिन चीज़ें हैं उनके अंदर से पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली दे हैव लो कंपेयर टू गामा रेडिएशन, लो पेनिट्रेटिंग पावर। लेकिन सबसे जिसकी कम पेनिट्रेटिंग पावर है दोज आर अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि ये इतने हैवी हैं कि इनका किसी चीज़ के अंदर से गुजरना बहुत मुश्किल है। दे हैव द लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। Explain that radioactive decay is a change in an unstable nucleus that can result. Most commonly, there are other kinds of decay as well, but students are not required to study those at this level. In the emission of alpha particles, beta particles and gamma radiation. तो अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन है, इनसे हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके एक्चुअली में होता है। कैसे हमारे पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। वो चेंज है एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में, जो कि हो सकता है, और फिर ऑफ कोर्स ये ब्रैकेट है, जो कि हो सकता है अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स की इमिशन से। इसके अलावा कुछ और डिके की टाइप्स भी हैं, लेकिन उनको हमने अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ना है। लेकिन होगा क्या कि अभी हमने देखा था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हो सकता है, दो सिचुएशन से। एक तो ये कि आपके पास वो बहुत हैवी न्यूक्लियस है, ओके। एक तो ये है कि वो बहुत हैवी न्यूक्लियस है, उसके अंदर ऐसी बात नहीं है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो ख़राब है, बल्कि इतने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं कि उससे वो अनस्टेबल हो गया है। एक दूसरा तरीका ये है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो ख़राब है। पहले हम लोग देखते हैं कि जब हैवी न्यूक्लियस होगा तो फिर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल रूल है, अब जब हैवी न्यूक्लियस है तो क्या है, हमने इसको एक थोड़े लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है। हमने कोई रेशो को चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ जो हैवी न्यूक्लियस है उसको थोड़े छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, नेचुरल सी बात है, प्रोटॉन्स भी निकलेंगे और न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन्स का निकालेंगे तो उससे एक्चुअली में उनकी रेशो में मसला आ जाएगा। हम लोग अगर सिर्फ न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे फिर रेशो में मसला आ जाएगा। हम दोनों को निकालेंगे और दोनों को बराबर निकालेंगे, बस हमने उनको उस न्यूक्लियस को छोटा करना है। तो अल्फा, बीटा और गामा में से कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एक्चुअली में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को निकालते हैं? तो ऑफकोर्स वो अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स के अंदर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो जब भी आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस होगा, आपके पास यहाँ पर होगा एक अल्फा डिके। होगा क्या, आपका न्यूक्लियस जो हैवी न्यूक्लियस है वो अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल को निकाल देगा, अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर से निकल जाएगा और वो न्यूक्लियस जो है वो हल्का हो जाएगा। एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ अनस्टेबल न्यूक्लियस में होगा, तो कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियस देखते हैं और देखते हैं कैसे अल्फा डिके उसके अंदर होगा। एक एग्जांपल जो कि एक हैवी न्यूक्लियस की है, वो है हमारे पास U238 में। तो यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप्स हैं, उनके अंदर से एक आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है, कुछ नहीं है, एक आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है, दैट इज U238। इसीलिए U238 के को हैंडल करना काफ़ी केयर से हैंडल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशन निकल रही होती है जो कि आपको डैमेज कर सकती है। अल्फ़ा जो पार्टिकल्स हैं वो आपको एक्चुअली में डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो इस वजह से इनको केयर से हैंडल किया जाता है। तो अब हमारे पास ये है U और मैं इसकी न्यूक्लियाइड नोटेशन लिखने लगा हूँ। दिस इज U। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर नोटेशन में इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 92, और इधर 238 लिख सकते हैं या फिर हम इधर 238 लिख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है। तो ये हमारे पास इसका आइसोटोप है। अब ये एक्चुअली में एक हैवी न्यूक्लियस है। अभी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा हैवी है, बस अल्फा डिके की आपको एक एग्जांपल आनी चाहिए। ये एक हैवी न्यूक्लियस आपके पास, तो ये आपके पास U238 है। अब होगा क्या कि यहाँ पर आपके पास होगा रेडियो एक्टिव डिके, और एक्चुअली में इस केस में आपके पास अल्फा डिके होगा, क्योंकि सिर्फ एक हैवी न्यूक्लियस है। और आपके पास ऑफ कोर्स एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल दिया जाएगा। और हम लोग जब उसको इस नोटेशन में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हीलियम, और नीचे हम लोग लिख देते हैं 2, और ऊपर लिख देते हैं 4, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, या फिर आप इसको डायरेक्टली अल्फा भी लिख सकते हैं, आप इसको अल्फा पार्टिकल भी लिख सकते हैं। अब अल्फा पार्टिकल हम लोग निकाल रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि हमारे पास फॉर्म क्या होगा। तो अभी आपको निकालना आना चाहिए कि क्या फॉर्म होगा। तो जाहिर सी बात है, दो प्रोटॉन्स निकले हैं, राइट, दो प्रोटॉन्स निकले हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो जो भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 90। अब आप लोग वो एलिमेंट बता सकते हैं वो एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय देयर प्रोटॉन नंबर। तो एक्चुअली में वो एलिमेंट इस केस में होगा थोरियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, और थोरियम और फिर इसका मास नंबर क्या होगा। तो ऑफ कोर्स दो प्रोटॉन्स निकले हैं और एट द सेम टाइम दो न्यूट्रॉन्स निकले हैं, तो 4 का टोटल ड्रॉप आएगा, दैट विल बी 234। और इसको एक्चुअली में आप लिखेंगे अल्फा को, जिसको तरीका है लिखेंगे आप यहाँ पर नीचे अल्फा के नीचे यहाँ पर लिखेंगे 2 और ऊपर लिखेंगे 4, क्योंकि अल्फा का किस्म का एटॉमिक नंबर 2 है, ऊपर 4 है। यहाँ पर अक्सर आती है, यहाँ पर डायरेक्ट आप हीलियम भी लिख सकते हैं, या आपको मर्जी आप कौन सा यूज़ करें, लेकिन आपको एक्चुअली में न्यूक्लियाइड नोटेशन में लिखना है जो कि स्टैंडर्ड तरीका है। दिस इज अल्फा ठीक है। बाकी ये इनफ है, आपको इससे ज़्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको बताया जाएगा कि ये आपके पास एटम था, ये इसका एटॉमिक नंबर था, और वो डिके होकर इस एटम में आया है।
तो अब आपने बताना है और आपको ये भी बताया जाएगा कि अल्फा डीके है, तो आपको इक्वेशन लिखने को कहा जाएगा। इस तरह का आपको सेटअप आ सकता है, लेकिन एक आपको एग्जांपल आनी चाहिए फॉर अल्फा डीके। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज अल्फा डीके, ये तो होगा जब आपके पास न्यूक्लियस हैवी होगा। लेकिन जब आपके पास दूसरा केस होगा, जब आपके पास एक्चुअली में इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होगा, या फिर आपके पास एक हम कहते हैं कि एक ऑकवर्ड रेशो होगी, ओके, एन ऑकवर्ड रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, या दो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन दोनों की रेशियो में मसला है, ये हैवी नहीं है। इस वजह से ये अनस्टेबल नहीं है कि ये हैवी है, बल्कि इस वजह से अनस्टेबल है कि इनकी रेशियो में मसला है। तो इसकी एक एग्जांपल है C14, जैसे हमने देखा था C14 इज रेडियो एक्टिव। इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके अंदर कोई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी रेशियो में मसला है। प्रोटॉन्स तो सिर्फ 6 हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स 8 हैं, तो न्यूट्रॉन्स को बराबर होना चाहिए प्रोटॉन्स के, या उसके करीब करीब होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये रेशियो के अंदर मसला है। यहाँ पर आपके पास होता है बीटा डीके, ओके, क्योंकि अब एक्चुअली में आपने प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को नहीं निकालना, आपने किसी एक चीज़ को निकालना है। तो बीटा डीके की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर तो आपके पास होगा वो सब्सटेंस प्रोटॉन रिच, ओके, प्रोटॉन रिच यानी प्रोटॉन ज़्यादा हैं और न्यूट्रॉन्स कम हैं। तो एक्चुअली में इस केस में आपने कन्वर्ट करना है एक प्रोटॉन को, जी हाँ, कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन, ओके। इस तरीके से आपका डीके होगा कि आपका जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि उसकी रेशो जो है वो बैलेंस हो जाए। एक प्रोटॉन आपका कम हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे होगा? तो ये वाला जो आपके पास चीज़ होगी, इसके अंदर आपके पास ये आपके पास होता है बीटा पॉजिटिव डीके या बीटा प्लस डीके, ओके। बीटा प्लस डीके में आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटॉन रिच था, तो यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल हो सकती है मैग्नीशियम 23। तो आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और ये इसका जो एक आइसोटोप है मैग्नीशियम 23, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है। तो मैग्नीशियम 23 जो है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और इसके अंदर मसला ये है कि आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपके पास 12 प्रोटॉन्स हैं, जबकि आपके पास 11 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक्चुअली में आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो कम है, तो ये एक्चुअली में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास इधर से मैग्नीशियम जो है ये इमिट करेगा एक, अच्छा, अब यहाँ पर होना ये है कि मैग्नीशियम के अंदर एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होना है एक न्यूट्रॉन में, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर आपको बैलेंस करेगा। तो अब आप खुद बताएं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? आपके पास जो भी सब्सटेंस बनेगा इसका एटॉमिक नंबर 1 गिर जाएगा 11। और अब आप लोग बताएंगे कि ये एलिमेंट कौन सा है, दिस विल बी सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। और फिर इसका जो मास नंबर है उसके अंदर क्या होगा, मास नंबर आपके पास एक्चुअली में सेम रहेगा। मास नंबर क्यों सेम रहेगा? क्योंकि अगर प्रोटॉन कम हुआ है तो न्यूट्रॉन भी बढ़ गया है, तो ओवरऑल मास नंबर आपके पास सेम रहेगा। तो मैग्नीशियम 23 सोडियम 23 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इससे अब इमिट क्या होगा? इमिट ऑफ कोर्स इससे होगा एक बीटा प्लस पार्टिकल, दैट इज अ पॉजिट्रॉन, ओके। तो आपको यहाँ पर इमिट होगा एक बीटा, और एक्चुअली में जब हमें बीटा प्लस लिखना है, हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे +1 और ऊपर लिखेंगे 0, क्योंकि यही नोटेशन है जो हम लोग यूज़ करते हैं एक बीटा प्लस पार्टिकल के लिए। यहाँ पर एक्चुअली में हुआ ये है कि हमने इस सबको बैलेंस करना है, हमारे पास ये सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो अगर ये 12 से 11 हुआ है, तो यहाँ पर +1 करके इस दोनों को हमने 12 करके इसको बैलेंस करना है, जबकि 23 + 0 23 के बराबर होगा। अच्छा, ये पॉजिट्रॉन यहाँ पर क्यों इमिट होगा? एक एंटी, जो हमने देखा था पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, एक उल्टा है, बस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है ये। इसलिए इमिट होगा कि जब एक न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो आपके पास चार्ज रिजर्व रहना चाहिए। अगर आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? तो पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से निकलेगा और वो पॉजिट्रॉन की फॉर्म में निकलता है। अच्छा, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, हमें पता चलता है कि बीटा प्लस डीके में एक और पार्टिकल भी निकलता है, ये आपको एक्चुअली में याद करना पड़ेगा। ये होता है आपके पास न्यूट्रिनो, ओके। तो इसके साथ एक और न्यूट्रिनो का पार्टिकल भी इमिट होता है, बस जब ये काम होगा तो इसको भी इमिट होना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, ओके। तो ये न्यूट्रल टाइप चीज़ है, और ये आपके पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद न्यू सिंबल। ये थोड़ा वी की तरह नज़र आता है, अब इसको थोड़ा कर्वी वी, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज न्यू, ओके। न्यूट्रिनो से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको अक्सर एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहा जाता है, तो आप इसके नीचे एक ई भी देख सकते हैं। बट इस तरीके से ये आपके पास होगा बीटा प्लस, ठीक है। अब आप बता सकते हैं अगर आपके पास यही चीज़ उल्टी हो, अगर न्यूट्रॉन रिच हो आपका जो न्यूक्लियस है, फिर क्या होगा? फिर आपके पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन के अंदर, ओके। न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट टू अ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोटॉन। यहाँ पर आपके पास होगा बीटा माइनस डीके, और अब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होगा। और इसके साथ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन, जो नहीं, कार्बन 14, ये हमने एग्जांपल देखी थी। कार्बन नीचे होगा आपके पास और 6 ऊपर होगा आपके पास 14, दिस कार्बन 14 आइसोटोप। इसके अंदर आपके पास 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं कंपेयर टू प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन एक्चुअली में प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा।
तो ये आपके पास हो जाएगा ऑफ कोर्स एक ऐसा सब्सटेंस में तब्दील होगा जिसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ चुका है, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है। तो आपके पास 7 प्रोटॉन्स डिफाइन द एटम, दिस विल बी नाइट्रोजन। इसके बाद आपके पास इसके एटॉमिक नंबर के साथ क्या होगा, तो अगर एक प्रोटॉन बड़ा है तो साथ में एक न्यूट्रॉन कम भी हुआ है तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। तो कार्बन 14 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन 14 जो है ये स्टेबल है। और इसके बाद जाकर आपके पास यहाँ पर एक बीटा माइनस पार्टिकल, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन। ओके, और बाद में अब आपके पास न्यूट्रिनो नहीं बल्कि एक एंटी न्यूट्रिनो, जो न्यूट्रिनो का एंटी मैटर है, बस फॉर द टाइमिंग आपको याद करना पड़ेगा। एक एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इमिट हो जाएगा। उसका एक्शन और रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर एक बार लगाकर। सो दिस इज न्यूट्रिनो एंड दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। अक्सर इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो एक्चुअली में जब आपके पास होगा बीटा प्लस तो न्यूट्रिनो होगा, बीटा माइनस होगा तो एंटी न्यूट्रिनो होगा। ये था मेन रेडियो एक्टिव डिके विच इज अल्फा डिके एंड बीटा डिके, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल में कन्वर्ट होगा। एक फाइनल डिके है विच इज बेसिकली जो हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये कब होगी, तो ये एक्चुअली में डिफरेंट चीज़ है जो होगी। दिस इज गैमा रेडिएशन। ओके, गैमा रेडिएशन। यहाँ पर मैं एक्चुअली में रिएक्शन लिखूंगा U238 के डीके की। दिस इज U238 और हमने अभी भी देखा था, अच्छा दिस इज U92, मतलब है ये U238, उसका आइसोटोप है हमारे पास। और ये हमने देखा अभी डिके करेगा थ्रू अल्फा डिके, और यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा थोरियम 90, और ऊपर ये हमारे पास हो जाता है 234। U238 थोरियम 234 में कन्वर्ट हो रहा है और हमारे पास एक इमिट होगा, हमारे पास इमिट होगा एक अल्फा पार्टिकल। अच्छा, यहाँ पर इस अल्फा डिके के अंदर एक चीज़ ये होती है कि नॉर्मली यहाँ आमतौर पर जब आपके पास कोई भी डिके होगा, बीटा डिके या अल्फा डिके, मैंने यहाँ पर अल्फा डिके का एग्जांपल लिया है, तो आपके पास जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है कभी कभी वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होता है। ओके, कभी कभी वो आपके पास एक्साइटेड स्टेट में होता है। हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है दिस इज एक्साइटेड न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, तो फॉर द टाइमिंग आप यही समझ सकते हैं कि जब न्यूक्लियस इस तरीके से इमिट करेगा तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, उसके पास एक ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। वो थोड़ा सा जब इमिट करता है तो उसके अंदर उसका एक हाई एनर्जी लेवल हो जाता है। हम इसको कहते हैं एक्साइटेड न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इस लेवल पे रहना उसको अच्छा नहीं लगता है, वो ग्राउंड लेवल पर वापस आना चाहता है। तो यहाँ पर वो एक्चुअली में जो एनर्जी है उसको इमिट करना चाहता है, वो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को इमिट नहीं करना चाहता। आफ्टर डिके हैपन, U238 जब इसमें कन्वर्ट हो गया है तो फॉरन डिके के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। वो इस एक्साइटेड स्टेट से निकल के ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, बस एनर्जी को लूज करना चाहता है। ऐसे केस में हम इसके ऊपर ये स्टेरिक लगाते हैं। स्टेरिक का मतलब ये है कि ये भी एक्साइटेड न्यूक्लियस है। ओके, और ये कभी कभी हो सकता है। यहाँ पर एक्चुअली में जब ऐसे होगा तो आपके पास फिर ये मजीद ये अलग होकर आपके पास जो थोरियम है ये गैमा डिके करेगा। गैमा बेसिकली एनर्जी है तो इसको ये रिलीज करता है, हाई एनर्जी है ये आपके पास, और ये कन्वर्ट हो जाएगा थोरियम 9234। अब हम लोग स्टेरिक नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में, और साथ में ये इमिट करेगा एक गैमा का फोटोन, यानी गैमा एनर्जी को ये इमिट कर देगा। दिस इज गैमा डिके। कोई आपके पास एटम एक्चुअली में या न्यूक्लियस एक्चुअली में चेंज नहीं हो रहा है, बस सिंपली उसने एनर्जी जो है उसको इमिट कर दिया है, एंड दिस हैपन्स आफ्टर अल्फा और बीटा डिके। ये है सिंपली आपके पास गैमा रेडिएशन, यहाँ पे गैमा डिके। तो एनीवेज हमने देख लिया है। हाँ, तो एक्चुअली में एक्साइटेड न्यूक्लियस को भी हम अनस्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमने देख लिया है कि हमारे पास चेंज इन अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी है, जो कि 3 तरीकों से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली अल्फा, बीटा और गैमा डिके। use decay equations using nuclide notation to show the emission of alpha particles, beta particles and gamma radiation। decay equations का यूज़ करें इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट चलो है डिस्क्राइब द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड रेडिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों रेज की, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज, इनकी डिफ्लेक्शन देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये किस तरीके से डिफ्लेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस तरह से रन करती है, बल्कि आमतौर पर पॉजिटिव नीचे ड्रॉ किया जाता है, तो ये तो कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस तरह से रन कर रही है। एज वी नो फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर से हम लोग गैमा, अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज को पास करेंगे तो क्या वो मुड़ेंगे, क्या वो डिफ्लेक्ट होंगे, ये हमने देखना है। अच्छा, यहाँ पर जब हम कहते हैं अल्फा रेज तो दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। जब हम कहते हैं बीटा रेज, अब बीटा हमने देखे थे 2 पार्टिकल्स होते थे, बीटा माइनस और बीटा पॉजिटिव, लेकिन आमतौर पे
जब भी हम अलग से कहते हैं बीटा रेज या अलग से कहते हैं बीटा पार्टिकल्स, तो इनका मतलब होता है बीटा माइनस पार्टिकल्स। हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में दोनों को देख सकते हैं, लेकिन हम अभी जब हम बीटा पार्टिकल्स की बात करेंगे हम बीटा माइनस की बात करें होंगे। अगर आपने बीटा प्लस का देखना है बिल्कुल उसके उल्टा बात होगा उसका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर एक पॉजिटिव 2 चार्ज है, राइट, वो चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की एक रे मारता हूँ, ठीक है, इस तरीके से उसको जाना चाहिए, मैं उसको स्ट्रेट मार रहा हूँ, यहाँ पर कोई सोर्स है, तो क्या होगा, क्या वो सीधी गुजर जाएगी? तो हर किसी भी नहीं, क्योंकि उसके पास एक चार्ज है पॉजिटिव, और हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में वो जाते जाते जैसे इधर पहुँचेगी तो वो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके, वो इधर जाना शुरू हो जाएगी। तो उसका पास जो है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि इस तरफ अट्रैक्ट हुई हुई है और इधर से रिपेल हुई है। तो ये तो होगा अल्फा पार्टिकल्स का, तो ओके, दिस इज अल्फा पार्टिकल्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल्स की, और हम लोग बात कर रहे हैं बीटा माइनस की। अगर आपने बीटा पॉजिटिव देखना है बिल्कुल इसके उलट होगा, लेकिन आमतौर पे जब भी आपको अलग से बीटा रेज कहा जाए या अलग से बीटा पार्टिकल्स कहा जाए और स्पेसिफिकली ना बताया जाए कि ये बीटा माइनस है या बीटा प्लस है, तो उसका मतलब बीटा माइनस होता है, क्योंकि बीटा रेज को आम तस्वर ये है कि वो नेगेटिव होती हैं। तो बीटा रेज उनके पास -1 चार्ज होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। तो जब हम लोग यहाँ से पास करेंगे बीटा रेज को, व्हेन वी विल पास बीटा रेज, ओके, हम लोग पास करने वाले हैं बीटा रेज को, तो हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं हम इसी के ऊपर पास करते हैं, येलो वाला यहाँ हल्का सा मतलब साइड पे दिखाने के लिए हम पास करते हैं बीटा रेज को, तो क्या होगा, बीटा रेज नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी और नेगेटिव से रिपेल होंगी। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि इस डायग्राम में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट दिखाएंगे, यानी कि ये अल्फा से ज़्यादा डिफ्लेक्टेड होंगी। अल्फा आप देखेंगे डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन थोड़ा फिर भी आगे की तरफ जा रही है, ये बहुत ज़्यादा, इसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका कर्वेचर यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये लाइट है। बीटा पार्टिकल जो हैं वो अल्फा पार्टिकल से 7300 टाइम्स लाइट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 टाइम्स लाइट है। तो उसके अंदर तो चार दो प्रोटॉन्स हैं, दो न्यूट्रॉन्स, तकरीबन चार, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इतना टाइम्स वो ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से, तकरीबन इतना वो ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से, हैवी है। तो वो इतना ज़्यादा हैवी है अल्फा, तो जितनी चीज़ हैवी है उसको उतना खींचना मुश्किल है, इसलिए ये डिफ्लेक्ट काफ़ी कम होती है, मतलब होगी सही लेकिन कम होगी। बीटा पार्टिकल्स जितने डिफ्लेक्ट होंगे वो अल्फा पार्टिकल से कहीं ज़्यादा जाकर डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट है, उनको खींचना बहुत आसान है। अब एक और चीज़ भी है, अल्फा पार्टिकल्स थोड़े स्लो होते हैं और बीटा पार्टिकल्स थोड़े फास्ट होते हैं, इसी वजह से कि अल्फा पार्टिकल्स हैवी हैं और बीटा पार्टिकल्स थोड़े लाइट हैं। अब फास्ट चीज़ को भी डिफ्लेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन बीटा पार्टिकल्स इतने ज़्यादा फास्ट नहीं हैं कंपेयर टू कि वो लाइट कितने हैं, तो इस वजह से फिर भी हमारे पास बीटा पार्टिकल्स ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स जब मैं बीटा पार्टिकल्स बात कर रहा हूँ, मैं बीटा माइनस की बात कर रहा हूँ। अगर ये बीटा पॉजिटिव हो तो बस सेम पाथ ही इधर ले लेंगे, क्योंकि बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव का साइज एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद है हमारे पास गैमा रेज। अब गैमा रेज के साथ क्या होगा, गैमा रेज पर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से वो स्ट्रेट गुजर जाती हैं। गैमा रेज डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, वो स्ट्रेट गुजर जाएंगे आपके पास। दिस विल बी गैमा रेज, दीज विल बी गैमा रेज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दिस आर न्यूट्रल, ओके। तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद है हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पर इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे इनटू द पेपर, जैसे हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। तो यहाँ तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है स्क्रीन के, जहाँ जिस स्क्रीन पर मैं अभी ये ड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर अगर आउट ऑफ द स्क्रीन हम डॉट्स ड्रॉ करते हैं। नॉर्मली जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ दिखाते हैं हम इनटू द स्क्रीन देखते हैं, वैसे अगर आप आउट ऑफ द स्क्रीन बनाएं तो फिर बात बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द स्क्रीन जा रही है। हम यहाँ से पास करने वाले हैं अल्फा बीटा और गामा रेस को, तो हमारे पास क्या होगा, हम जब पास करते हैं अल्फा रेस को, तो वी नो इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है जब भी करंट पास करेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर लगाएं तो दिस विल बी, हमारी जो थंब है ये होगा हमारी फोर्स के लिए, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है दिस विल बी फॉर आवर मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो थर्ड फिंगर है जो कि इन दोनों के हम लोग ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये होगा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज अल्फा, तो कन्वेंशनल करंट इज इन दिस डायरेक्शन। हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को लेंगे, हम लोग इस डायरेक्शन में पुट करेंगे अपने कन्वेंशनल करंट को, अंदर की तरफ जा रही होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फा पार्टिकल इस तरह जाएंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अल्फा पार्टिकल जो हैं उनकी डिफ्लेक्शन इस तरह होगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर वो अंदर की तरफ जा रही है, बाहर आ रही है तो फिर वो नीचे हो जाएगी, ओके। इसके बाद बीटा पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। तो बीटा पार्टिकल्स जब आएंगे नेगेटिवली चार्ज, तो आप लोग अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालें लगाएं, तो अब बीटा पार्टिकल्स आ तो इस तरफ रहे हैं, लेकिन करंट इस तरफ जा रहा है, क्योंकि करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, ये नेगेटिव है, तो करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दीज आर द बीटा पार्टिकल्स। तो ये एक्चुअली में डिफ्लेक्ट करेंगे अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड निकालें नीचे की तरफ, और ऑफ कोर्स इनका कर्वेचर अगेन बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि ये लाइट है। और इसके बाद गामा, गामा अगेन न्यूट्रल है, इसको कोई असर नहीं पड़ेगा गामा रेस को।
recognize that matter can be converted to energy and vice versa. In this way the law of conservation of energy still holds. यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस को. ओके, दिस इज कॉल्ड एनर्जी मास इक्विवेलेंस. इसका क्या मतलब है? तो एक्चुअली में अगर हम लोग किसी भी चीज़ के मास को देखते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक मास है, तो इस मास का क्या मतलब है? जब हम लोग डिटेल में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उसके अंदर मौजूद जो आपके पास एटम है उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर मौजूद एनर्जी से आता है. एट द एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके अंदर मौजूद एनर्जी से आता है. ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसकी हम डिटेल में नहीं जा रहे कि वो एनर्जी कौन सी होती है, लेकिन बुनियादी मतलब ये है कि एनर्जी और मास एक किस्म की सेम चीज़ें हैं, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. बस एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, ये काइनेटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही, दिस इज कॉल्ड रेस्ट एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसके अंदर जीरो काइनेटिक एनर्जी है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर मौजूद एक एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट एनर्जी, जो एक्चुअली में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर मौजूद होती है. इससे उसका मास आता है. जब हम किसी को कहते हैं 2 किलोग्राम है, इसका मतलब इसके अंदर एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद है जो कि उसकी रेस्ट एनर्जी है. तो ये उसकी एनर्जी मास इक्विवेलेंस है. यहाँ पर इससे पता हमें ये चलता है कि हम किसी भी वक्त पर मैटर को या मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और वाइस वर्सा हम एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में. कैसे करेंगे हम एक्चुअली में नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, लेकिन मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 किलोग्राम थे, हम एक्चुअली में सबको ख़त्म कर दें, ये मास ख़त्म हो जाए, लेकिन इसकी जगह पर हमें प्रोड्यूस होकर मिल जाए एनर्जी. या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमें एनर्जी दी जाए और हम लोग उसको कन्वर्ट कर दें मास के अंदर, क्योंकि एट द एंड एनर्जी से ही मास आता है. ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एनर्जी से मास आ रहा है, तो हम एक दूसरे को इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकेंगे. तो बस ये एक लॉ है. Describe nuclear reactions, fission and fusion with examples. Fusion as the formation of a larger nucleus by combining two smaller nuclei with the release of energy, and recognize fusion as the energy source for stars. अच्छा, इधर हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पर हमारे यूनिवर्स के अंदर हमने देखा था कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं और तमाम अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहते हैं. जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है पूरे यूनिवर्स के अंदर वो है आयरन 56. ये आयरन का एक आइसोटोप है जो कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियस इस आयरन के आइसोटोप का होता है. तमाम के तमाम न्यूक्लियस जो इससे लाइट हैं, जो इससे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, वो चाहेंगे कि वो इसमें इधर मूव कर सकें. हालांकि ये रेडियो एक्टिविटी नहीं है, बस वो चाहते हैं कि वो इधर मूव कर सकें. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन चाहेगा वो इसमें मूव करे, हीलियम चाहेगा उसमें मूव करें. हालांकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, सबसे स्टेबल ये है. तो एक्चुअली में ये खुद ब खुद मूव नहीं करेंगे, हम इनको मूव करा जरूर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको मूव कराएंगे, यानी अगर हम हाइड्रोजन या हीलियम को इस तरफ मूव कराएंगे, इनको थोड़ा हैवी करेंगे टुवर्ड्स आयरन 56, तो ये रिलीज करेंगे एनर्जी. जब भी कोई चीज़ रिलीज करती है एनर्जी, इसका मतलब ये है कि वो खुद ब खुद होना चाहती है, लेकिन वो हो नहीं रही थी, हमने उसको कराया है, तो एक्चुअली में हमें एनर्जी मिलती है. यानी हम लोग अगर हाइड्रोजन और हीलियम को आयरन में थोड़ा उन दोनों को मिलाएं, उनको हम बड़ा करने की कोशिश करें, तो हमें उससे एनर्जी मिलेगी. हम लोग उसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. जबकि जो आयरन से बड़े एलिमेंट्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया या कोई भी एलिमेंट्स हो गए, वो ऑफकोर्स आयरन की तरफ जाना चाहेंगे. तो अगर हम उनको तोड़ें, हम उनको छोटा करें, तब वो हमारे पास एनर्जी को रिलीज करेंगे. लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम लोग जो छोटे न्यूक्लियस हैं यानी लाइटर, इनको अगर हम लोग तोड़ें, तो फिर क्या होगा? फिर हमें एक्चुअली में एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो होना ही नहीं चाहता है, हमें उसको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा. और इसी तरीके से अगर हम लोग हैवियर न्यूक्लियस को जोड़ें, तो वो जुड़ना ही नहीं चाहता है, वो तो टूटना चाहता है, वो तो छोटा होना चाहता है. आयरन 56 पर ये डिवाइडिंग लाइन है, इस तरफ जाना चाहता है, तो वो एक्चुअली में एनर्जी को कंज्यूम करेगा. जब भी हम लोग एटम्स को जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन. ओके, दिस मीन्स कंबाइनिंग स्मॉलर न्यूक्लियाई. आप दो छोटे न्यूक्लियस को जोड़कर, एक्चुअली में ऐसा किया जा सकता है, हम दो छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ सकते हैं, उनको जोड़कर आप एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, कंबाइनिंग स्मॉलर न्यूक्लियाई. जबकि फिशन, इसका मतलब होता है तोड़ना, एंड दिस मीन्स ब्रेकिंग लार्ज न्यूक्लियस. एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर दो छोटे न्यूक्लियस बनाना, ब्रेकिंग लार्ज न्यूक्लियस. बोथ ऑफ दिस प्रोसेसेस विल रिलीज एनर्जी अंडर सर्टेन कंडीशन. दोनों प्रोसेस अगर हम करेंगे, दोनों से हमें एनर्जी मिलेगी. जैसे मतलब हम इनको यूज़ कर सकते हैं किसी काम के लिए, हम लोग इससे एनर्जी निकाल कर मे बी हम अपने इससे बिजली बना सकते हैं, हमें यहाँ से एनर्जी मिलेगी. लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, जब हम लोग फ्यूजन करें, और फ्यूजन हम लोग करें लाइटर न्यूक्लियाई की, दोज न्यूक्लियाई दैट आर लाइटर देन आयरन 56, तब हमें एनर्जी मिलेगी. अगर हम लोगों ने फ्यूजन की हैवी न्यूक्लियस की जो कि आयरन 56 से हैवी है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हमारी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता है. और फिशन भी तब उससे हमें एनर्जी मिलेगी जब हम लोग हैवियर न्यूक्लियस
जो न्यूक्लियस आयरन 56 से हैवी हैं उनकी जब हम लोग फिशन करेंगे हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हम लोगों ने फिशन की लाइटर न्यूक्लिया की जैसे ये हैं तो एक्चुअली में एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो ये फिशन और फ्यूजन है। और एक्चुअली में इन दोनों को जब भी ये होते हैं हम इनको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके अंदर भी ये होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में फ्यूजन की जाती है और इससे जो एनर्जी मिलती है दैट इज वेरी मच। ओके, देयर इज एनॉर्मस एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत थोड़े से फ्यूजन और फिशन से बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिल सकती है। इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स में बहुत कम मास से हम बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि ये न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस रिलेटिंग। ओके, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है फिशन और फ्यूजन। और हम एक्चुअली में अभी इनके एग्जांपल देखने वाले हैं। फ्यूजन एज द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्जर न्यूक्लियस बाय कंबाइनिंग टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। फ्यूजन के अंदर आप दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ऑफ कोर्स जब आपका वो आयरन 56 से लाइट होगा। एंड रिकॉग्नाइज फ्यूजन एज द एनर्जी सोर्स फॉर स्टार्स। जितने भी स्टार्स हैं जैसे सन है या और जितने भी स्टार्स हैं ये सब के सब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमें सन की एनर्जी का पता ही है, हमें हर रोज़ उसे कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है जिसको हम एक्चुअली में बिजली में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये जितनी भी एनर्जी है ये हमारे पास एक्चुअली में फ्यूजन से आ रही है। सन के अंदर हाइड्रोजन होती है जिसको वो फ्यूज करके हीलियम गैस में कन्वर्ट करता है। ये हाइड्रोजन गैस उसका फ्यूल है। तो एक्चुअली में जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर फ्यूजन है उनका फ्यूल सोर्स, फिशन उनमें नहीं होती। फ्यूजन से वो लाइटर न्यूक्लिया को जोड़ते हैं और उनसे एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी उनकी एनर्जी सोर्स है। ओके, फ्यूजन हो रही होती है स्टार्स में। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं इनकी एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिशन को। न्यूक्लियर फिशन, अब ऑफ कोर्स दिस विल हैपन टू एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन 56। ओके, ये क्लासिक एग्जांपल है न्यूक्लियर फिशन की। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर फिशन करने वाले हैं U235 की। ये हमने एक आइसोटोप लिया और न्यूक्लियर फिशन करने का इस केस में ये तरीका होता है, हम इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन मारते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन मारते हैं ये U236 में कन्वर्ट होता है और U236 फ़ौरन अनस्टेबल होता है, वो फ़ौरन टूट जाता है दो छोटे न्यूक्लियस में। तो हम ऑफिशियली न्यूक्लियर फिशन कर लेते हैं। और ऑफकोर्स हम लोग ये हैवियर न्यूक्लियर हम लोग उन न्यूक्लियर के कर रहे हैं जो आयरन 56 से हैवी हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में। इन दो आइसोटोप्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसके लिए न्यूक्लियर फिशन की जाती है वो ये एनर्जी है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज की होती है। और एक्चुअली में इसको हम लोग एक चेन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स एक पूरे सब्सटेंस के अंदर दोबारा से मजीद U235 को करेंगे, वो मजीद को करेंगे और इससे एक्चुअली में हमें एक चेन रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्चुअली में यही रिएक्शन यूज़ की जाती है इन मोस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो ये तो है हमारे पास न्यूक्लियर फिशन। इसके बाद हमारे पास तो दिस इज न्यूक्लियर फिशन। और एक्चुअली में ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी हमारे पास जो हमने पिछला लॉ पढ़ा है कि हमारे पास मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हम लोग इसका मास लेंगे और इन दोनों का मास लेंगे तो एक्चुअली में इनमें एक डिफरेंस होगा। ओके, हमारे पास ये वाला मास, इस वाली साइड का मास थोड़ा कम होगा, वो मास कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में। और बहुत हल्का सा मास बहुत ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। बट हम लोगों ने यहाँ पर एक्चुअली में एक एग्जाम्पल है कि हमने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल न्यूक्लियर फ्यूजन की। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में फिशन भी होते हैं, फ्यूजन भी। जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स हैं वो होते हैं फिशन बॉम्ब्स। ओके, ट्रेडिशनल बॉम्ब्स होते हैं फिशन बॉम्ब्स, लेकिन फ्यूजन बॉम्ब्स उससे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। फिशन बॉम्ब्स को एटम बॉम्ब्स कहा जाता है और फ्यूजन बॉम्ब्स को हाइड्रोजन बॉम्ब्स कहा जाता है। तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, और फ्यूजन के अंदर फिशन से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि फ्यूजन बॉम्ब्स बहुत कम मुल्कों के पास हैं, जैसे पाकिस्तान के पास सिर्फ फिशन बॉम्ब है और कुछ मुल्कों के पास फ्यूजन बॉम्ब्स भी हैं, जबकि फिशन और फ्यूजन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो फ्यूजन है हम इसकी यहाँ पर एग्जांपल देखने वाले हैं हाइड्रोजन की। एक्चुअली में यही हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यूज़ होती है और यही हमारे सन में भी होती है, स्टार्स में भी होती है। हमारे पास हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, H1 यानी H2, दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरियम। और इसके बाद हमारे पास ट्राइटियम है, ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जहाँ पर H3 है हमारे पास। ये तो हमारे पास आइसोटोप्स हैं, इनको मिलाया जाता है। जब इनको थोड़ी एनर्जी के साथ शुरू में मिलाया जाएगा तो एनॉर्मस एनर्जी रिलीज करेंगे और ये ऑफकोर्स लाइटर न्यूक्लियाई हैं कंपेयर टू आयरन 56। ये आपके पास बन जाते हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 4 और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज हो जाता है। साथ में आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन फ्यूजन बॉम्ब। बट न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन दोनों एनर्जी रिलीज करते हैं जब फिशन होगी हैवियर न्यूक्लियाई में जो आयरन 56 से हैवी हो, और फ्यूजन होगी लाइटर न्यूक्लियाई में जो आयरन 56 से लाइट हो। बट एनॉर्मस एनर्जी रिलीज होगी और दोनों बारी आपके पास मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। Apply the equation E is equal to mc squared to calculate the energy released in the process of nuclear reaction। ये आइंस्टाइन की दी हुई इक्वेशन है जिससे हम लोग किसी भी मास को अगर कन्वर्ट किया जाए एनर्जी में तो वो एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 2 किलोग्राम्स था तो इसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, अगर इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए वो एनर्जी कितनी है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके अंदर मास पुट करेंगे
और साथ में हम लोग पुट कर देंगे अपनी स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसको एक्चुअली हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। वो एनर्जी निकालने के लिए जो रिलीज होगी एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, हमें ये बताया जाएगा कि कितना मास कन्वर्ट हुआ है, और फिर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करके बहुत इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट ऐसा लो है, डिफाइन एंड इन्फर द हाफ लाइफ ऑफ मटेरियल्स। हाफ लाइफ एज द टाइम टेकन फॉर हाफ द न्यूक्लियाई ऑफ एन आइसोटोप इन एनी सैंपल टू डिके। यूज द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ इन कैलकुलेशंस व्हिच मे इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन टेबल्स और डिके कर्व्स। हम लोगों ने देखना है हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को। हम लोगों ने इससे पहले देखा है रेडियो एक्टिव डिके को। रेडियो एक्टिव डिके क्या था, हमने देखा था कि रेडियो एक्टिव डिके एक रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था जिससे कोई भी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता था। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना है कि ये कितने टाइम में होता है। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ जो हम अब तक देखते आ रहे थे, रेडियो एक्टिव एक आइसोटोप था, दैट वाज C14। हमने देखा था ये बीटा डीके से कन्वर्ट होता था नाइट्रोजन 14 में। ओके, दिस वाज बीटा माइनस डीके। हमने ये देखना है कि मैं अगर एक सैंपल लेता हूँ C14 का, एक सर्टेन अमाउंट लेता हूँ, तो कितने टाइम में वो कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन 14 में। हम लोग देखते हैं कि इतना सीधा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ मे बी 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ कार्बन 14। ओके, मैंने 1000 ग्राम लिया कार्बन 14 के, इसको कितना टाइम लगेगा कि ये नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाए। एक्चुअली में हमें पता चलता है कि इस तरह से नहीं होगा कि एक खास टाइम हो जिसमें ये तमाम की तमाम, यानी ये अगर मेरे पास C14 1000 ग्राम से और ये 0 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, यानी तमाम के तमाम नाइट्रोजन 14 में चले जाएँ, ऐसा मैं खास टाइम नहीं बता सकता, बल्कि मैं एक इसकी हाफ लाइफ बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्पेसिफिक चीज़ की हाफ लाइफ देखूँ, तो अगर हम लोग इसकी हाफ लाइफ देखें तो ये तकरीबन होती है 5730 ईयर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 5730 ईयर्स बाद कार्बन 14 का जितना भी सैंपल है, वो 2000 है, 3000 है, उसका हाफ रह जाएगा। यानी कि इतने अरसे बाद मेरे पास 500 ग्राम बचे होंगे और 500 ग्राम नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब इसको देख कैसे लगता है कि अगर इतने टाइम में इसका हाफ हो रहा है तो इसके डबल टाइम में इसका ये तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा। जाहिर है अगर 5730 ईयर्स में 1000 से 500 जा रहा है तो एक और 5730 ईयर्स में इसको जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अब ये इसका हाफ हो जाएगा और अब इसका सैंपल हो जाएगा 250 ग्राम्स। मैं मजीद 5730 ईयर्स वेट करूंगा, ये हो जाएगा 125 ग्राम्स। ये हमेशा हाफ हाफ होता जाए रहेगा। ये कभी भी आपके पास इस तरह से नहीं होगा कि आप कहें कि मैं इतने टाइम में ये तमाम का तमाम खत्म हो जाए। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो हमें याद होगा, हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी के इज़ अ रैंडम प्रोसेस। ये जो लफ्ज़ रैंडम है यही इस सारे काम का रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिविटी के है, हम ये कोई प्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं है। हम नहीं कह सकते कि ये इस वक्त होगी, इस वक्त नहीं होगी। ये बिल्कुल रैंडम है। कभी हो सकता है C14 ने N14 से कन्वर्ट होना है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाएं, ये कन्वर्ट ही ना हो। कभी हो सकता है कि ये फॉरन कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास ये बिल्कुल रैंडम है, यानी कभी कभी रेडियो एक्टिविटी के हो जाएगा, कभी होगा ही नहीं। अब इसका कोई रीज़न नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा। दिस इज कम्प्लीटली रैंडम। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है, रेडियो एक्टिविटी का एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे है कि अगर आप एक कॉइन लेते हैं और आपने ये देखना है कि हेड आएगा या टेल्स आएगा, ये बिल्कुल रैंडम चीज़ है। कभी हेड आएगा कभी टेल्स आएगा। हाँ, हम लोग ओवरऑल कहते हैं कि हेड आने का 50% चांस है और टेल्स आने का 50% चांस है। सेम चीज़ रेडियो एक्टिविटी के साथ भी होती है। हर एक टाइम इंटरवल में आपके पास 50% चांस होता है कि वो डिके कर जाए और 50% चांस होता है कि वो डिके ना करे। अब यहाँ पर सेम चीज़ हमारे पास जो यहाँ पर हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। मान लेते हैं मेरे पास इधर 1000 पीपल्स थे। ओके, मेरे पास 1000 पीपल थे और डिफरेंट टाइप्स के पीपल हैं तो पीपल्स होंगे। मेरे पास 1000 पीपल थे और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये रूल सेट किया है कि मैं हर सेकंड एक कॉइन टॉस करूँगा। अगर उस कॉइन के ऊपर हेड आएगा, जिसको मैं रेडियो एक्टिविटी में कह सकता हूँ कि डिके हो रहा है, मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल, और टेल्स आएगा तो यानी डिके नहीं हो रहा। तो अगर तो हेड आता है यानी डिके होता है, तो वो एक बंदा इस रूम से निकल जाएगा। और अगर हेड नहीं आता है तो वो टेल्स आता है तो बंदा वहीं रहेगा। यानी रेडियो एक्टिविटी में 1000 आपके पास ग्राम थे, हर बार यही चांस होता है। यानी हर टाइम इंटरवल में जिसमें डिके हो सकता है, 50% चांस होगा कि डिके हो जाएगा, 50% चांस होगा कि डिके नहीं होगा, और वो कन्वर्ट होता है या नहीं होता। इसी तरीके से ये अगर मेरे पास है तो क्या मैं कोई खास टाइम बता सकता हूँ जिसमें अंदर में ये तमाम के तमाम बंदे बाहर निकल जाएंगे? मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि कंप्लीट रैंडम प्रोसेस है। हो सकता है मैं सारी ज़िंदगी लगा रहा हूँ और हर बार टेल्स ही आए, और हो सकता है कि मैं कॉइन टॉस करूँ तो हर बार हेड्स आए तो सिर्फ 1000 सेकंड्स के अंदर सारे बंदे बाहर निकल जाएंगे। कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस है। अलबत्ता
जब मेरे पास इस तरह के एक बड़ा नंबर है तो मैं स्टेटिस्टिक्स लगाकर एक प्रिडिक्शन या एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, चूँकि 50% चांस था कि हेड्स आए और 50% चांस था कि टेल्स आए, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास ये होगा कि एक ख़ास टाइम बाद मेरे पास इसकी हाफ अमाउंट रह जाएगी। और वो ख़ास टाइम क्या होगा, मे बी मतलब 1 मिनट बाद, मतलब मैं 1 मिनट बाद देख रहा हूँ, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक चांस होगा कि ये 500 बंदे रह जाएँ, ओके, क्योंकि मेरे पास 50% चांस था। इसके मज़ीद 1 मिनट बाद, मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ, मेरे पास एक चांस होगा कि जो भी अमाउंट है ये अब 250 रह जाए। फिर एक और मिनट बाद मेरे पास चांस होगा कि ये अमाउंट 125 रह जाए। मैं कभी भी ये नहीं कह सकूंगा कि ये ज़ीरो कब होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एक रैंडम प्रोसेस है। सेम इस तरीके से थ्योरेटिकली, यानी कि ऑन पेपर, रेडियो एक्टिव मटीरियल नेवर डिकेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर आप कभी भी लेंगे वो डिके जरूर करता रहेगा, कभी भी वो तमाम का तमाम डिके नहीं करेगा थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली यानी असल में वो डिके कर जाएगा, क्योंकि असल में वो एक रैंडम प्रोसेस है, कभी ना कभी वो डिके कर जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते कि कितने टाइम बाद वो डिके करेगा, या थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव मटीरियल नेवर डिकेज। तो ये हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट है। अगर हम हाफ लाइफ की डेफिनेशन को देखें तो सिंपली half life is the amount of time in which half of the radioactive material decays। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसका डबल में तमाम का तमाम डिके कर जाएगा, ये हर बार ही हाफ हाफ होता रहेगा। और यहाँ पर उन्होंने इसकी डेफिनेशन बता दी है, हाफ टाइम एज द टाइम टेकन फॉर हाफ द न्यूक्लियाई ऑफ एन आइसोटोप इन एनी सैंपल टू डिके। यानी उनके जो न्यूक्लियाई डिके करें हैं उनके हाफ जो है डिके करेंगे, और ये एक एवरेज हमारे पास होगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं यूज दिस डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ इन कैलकुलेशंस व्हिच मे इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन टेबल्स और डिके कर्व्स। यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये निकालना हो कि इतनी हाफ लाइव्स गुजर चुकी हैं, अब हमारे पास सैंपल कितना बच चुका है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल फार्मूला है कि हमारे पास जितना सैंपल बच चुका होगा, यानी उसकी एन अमाउंट, ये हमारे पास इक्वल होगी एन नॉट, यानी जितनी हमारे पास इनिशियल अमाउंट थी, डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका हम हाफ कर रहे हैं, और एन है कितनी नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स हमारे पास गुजर चुकी हैं। हम इसको कोशिश करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स में इसको देखें, और जाहिर है बहुत ही लॉजिकल फार्मूला है कि आपके पास जितनी इनिशियल अमाउंट थी उसको आप हाफ करें हैं उतने टाइम्स जितनी आपकी लाइफ साइकिल गुजर चुकी है, हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है डिके कर्व्स। अब जो डिके कर्व्स हैं ये बुनियादी तौर पर सिंपली आपके पास एक मतलब ग्राफ होता है जिसके अंदर आपके पास इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियली आप दिखाते हैं कि ये कर्व जो है वो डिके कर रही है। आप इधर परसेंटेजेस रखते हैं, यानी कि उस सब्सटेंस की कितनी परसेंटेज है, और यहाँ पर आप इसकी हाफ लाइफ रखते हैं कि कितनी इसकी हाफ लाइफ जो हैं वो गुजर चुकी हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास इसकी 100% थी एट टाइम इंटरवल 0, लेकिन उसके बाद इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ पर जाकर जो इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, ऑफ कोर्स ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ ये 50 है, बट उसकी सेकंड पर जाकर ये 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास एक सीधी लाइन बनने के बजाय पहला मेरे पास पॉइंट बनेगा इधर, सेकंड पॉइंट बनेगा इधर, सेकंड पॉइंट बनेगा इधर, सीधी लाइन बनने के बजाय ये मेरे पास कर्व आएगी जिसको मैं डिके कर्व कहता हूँ। और ये ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल है, जो दिखा रही है कि स्लोली स्लोली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिस रेट पे जो है वो डिके कर रहा था वो कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास सब्सटेंस कम रह गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एसएलओ है वो कहता है डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन टर्म्स ऑफ काउंट्स पर यूनिट टाइम। तो इसके अंदर हम लोगों ने एक्टिविटी को देखना है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी से क्या मुराद है, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी अभी हमने हाफ लाइफ को देखा, तो हाफ लाइफ के अंदर हमने देखा था कि हर एक खास टाइम इंटरवल के बाद रेडियो एक्टिव सैंपल जो था वो हाफ होता जाता था। तो उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि उसकी जो एक्टिविटी है या वो रेट जिस पर वो डिके करा है वो मज़ीद कम होता जाएगा, क्योंकि अब मज़ीद कम आपके पास न्यूक्लिया बचे हैं जिन्होंने डिके करना है। एक्टिविटी बुनियादी तौर पर यही है, दिस इज़ द रेट ऑफ डिके, यानी वो रेट है जिसके ऊपर आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करता है। ऑफ कोर्स विद टाइम ये डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि विद टाइम आपका न्यूक्लिया जो है वो डिके करते जाएंगे, तो जैसे जैसे आपका न्यूक्लिया कम होते जाएंगे तो डिके रेट भी कम होता जाएगा। तो यानी कि हम लोग इसको जब मेजर करते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल के, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है इसको मेजर करने का, जिस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट के अंदर मेजर किया जाता है, हम लोग इसको मेजर करते हैं एज 1 काउंट पर यूनिट टाइम, यानी काउंट पर सेकंड या फिर काउंट पर मिनट, काउंट पर सेकंड या काउंट पर मिनट। हम लोग क्या करते हैं, अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं और मोस्ट कॉमन ही हम लोग इसके सामने एक डिटेक्टर रखते हैं, यानी एक डिटेक्टर होगा जो कि डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर से कितनी रेडिएशन निकल रही है। आमतौर पे ये जीएम ट्यूब होती है, इसको एक ट्यूब होती है जिसको जीएम ट्यूब कहा जाता है। साथ में एक रेट मीटर होता है जो कि आपको इसका रेट बताता है। ओके, सो देयर विल बी ए रेट मीटर जो कि आपको इसका रेट बताता है कि ये जो है
किस रेट के ऊपर इसमें आपके पास डिके हो रहा है, जो कि ऑफ कोर्स हर हाफ लाइफ के बाद टाइम गुजरने के साथ साथ कम होता जाता है। अगर एक आइडियल डिके कर्व को देखा जाए, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर रखते हैं अपनी अमाउंट और यहाँ पर आप लोग रखते हैं अपना टाइम, तो हर हाफ लाइफ के बाद जैसे हमने देखा था इस तरीके से हमारे पास एक कर्व बन रही थी और ये कभी ज़ीरो को टच नहीं करती। तो इसके अंदर आपके पास एक्टिविटी कम हो रही है। एक्टिविटी इज़ द अमाउंट पर यूनिट टाइम, यानी हर टाइम पर कितनी अमाउंट जो है वो आपके पास कम हो रही है। यानी बेसिकली अगर आप लोग एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि एक एवरेज अगर आपने एक्टिविटी निकालनी है तो चेंज इन अगर आप चेंज इन निकालेंगे अपनी अमाउंट में डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी कि रेट हर सेकंड कितने आपके पास डिकेज हुए हैं। तो इसका जो यूनिट होगा दैट इज मोस्ट कॉमनली वन, जैसे काउंट पर सेकंड या फिर वन डिके पर सेकंड, जिसको डिसइंटीग्रेशन भी कहा जाता है, और वन डिके पर सेकंड को हम लोग दूसरी ज़बान में बैक्यूरल भी कहते हैं। बैक्यूरल, BQ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वन बैक्यूरल इसका यूनिट है एक्टिविटी का, और रेट मीटर हमें इसका रेट बताता है। वैसे ये इस डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेट मीटर जो हमें रेट बताता है हम उसको करेक्टेड रेट में और तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास करेक्टेड रेट है यानी जो असल रेट है वो हम लोग निकालेंगे, जो हमें रेट मीटर रेट बताएगा यानी टोटल रेट, माइनस हमें एक और रेट करना है, दैट इज़ द बैकग्राउंड रेडिएशन रेट। तो हमारे पास एनवायरनमेंट में, हमने इनको पिछले एसएलओस में इनके ऊपर हल्की सी बात की थी, एनवायरनमेंट में हमारे पास कुछ रेडिएशन मौजूद होती है, दैट इज़ कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन। ये एक नेचुरल रेडिएशन है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो ये रेट जो है रेट मीटर, ये एक्चुअली में इसको भी रिप्रेजेंट करा होगा। तो हमें इसके अंदर से जो टोटल है उसके अंदर से इस वाली को माइनस करना है और फिर हमें करेक्ट रेट मिलेगा। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एम्प्टी रूम में हम पहले रेट मीटर से देखेंगे कितनी है, वो ऑफ कोर्स ये होगी। एक्सप्लेन एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन डेटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब कार्बन डेटिंग क्या है, तो कार्बन डेटिंग के बारे में आपने सुना ही होगा। कार्बन डेटिंग बुनियादी तौर पर एक तरीका होता है जिससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक मटीरियल, एक ऐसी चीज़ जो एक ज़माने में ज़िंदा थी, जैसे कि कागज़, वो पहले लकड़ी था, लकड़ी लिविंग बीइंग है, या कोई भी फॉसिल, कोई भी बोन, ऐसी चीज़ों की अगर हम लोगों ने एज मालूम करनी है फॉसिल से, तो वो हम लोग कार्बन डेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और कार्बन डेटिंग अप टू 50,000 ईयर्स, अगर कोई चीज़ ओल्ड है तो उसको हम लोग कार्बन डेटिंग से पता चला सकते हैं कि ये एक्चुअली में कितनी ओल्ड है। ये 10,000 साल पुरानी है, ये 20,000 साल पुरानी है, लेकिन हम लोग ऐसा कैसे करते हैं, तो बहुत इजीली या बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग ये करते हैं। हमने ऑलरेडी इसी चैप्टर में पढ़ा है कि C14 हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जबकि C12 हमारे पास स्टेबल है। दिस स्टेबल व्हाइल दिस इज अनस्टेबल। अब होता ये है कि हमारी एनवायरनमेंट में मोस्टली तो C12 है, लेकिन कुछ कुछ C14 भी है। अब हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, हम हैं, हर लिविंग बींग कार्बन जो है वो कॉन्स्टेंटली टेक इन करता है। कार्बन इज कॉन्स्टेंटली टुक बाय द ऑर्गेनिजम्स या टेकन अप। कैसे ये कैसे होता है हमारे पास, तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल ही सिंपल है कि कार्बन जो है वो आपके पास पहले प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद उन्हीं प्लांट्स को लिविंग बींग्स खाते हैं। तो लिविंग बींग कॉन्स्टेंटली जो है वो कार्बन अपने अंदर ले रहे होते हैं। अब हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर C12 भी मौजूद है और C14 भी मौजूद है। C12 ज़्यादा है, C14 कम है। तो इस वजह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो C12 भी लेते रहते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर C12 आती जाती है और एक्चुअली में कार्बन कहीं जाती नहीं है, ये उन्हीं की बॉडी के अंदर रहती है। और C14 भी उनकी बॉडी में आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। वैसे तो जो कार्बन आप अपने अंदर लेते हैं उसको आप वापस बाहर निकाल देते हैं थ्रू एक्सेलेशन, लेकिन एक आप इक्विलिब्रियम रीच कर जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर जो चीज़ आप अंदर लेते जाते हैं, कार्बन आप अंदर लेते जाते हैं, उतनी ही कार्बन आप बाहर निकाल जाते हैं। तो एक अंदर आपके अंदर एक रेशो बन जाता है C14 और C12 का। नॉर्मली ये रेशो होता है कि एक कार्बन एटम होगा C14 का, तो इसके मुकाबले में 1 ट्रिलियन कार्बन एटम्स होंगे C12। हाँ, ये रेशो होगा क्योंकि C14 अनस्टेबल है, रेयर है, लेकिन इस रेशो से आपके अंदर कार्बन मौजूद होगी एट अ टाइम। अब होगा क्या कि हम कोई भी फॉसिल लेंगे, हमने कोई भी फॉसिल लिया, हम लोग क्या करेंगे, अच्छा अब होगा ये कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मरेगा तो कार्बन तो वो अपने अंदर लेना बंद कर देगा। ठीक है, कार्बन तो वो अपने अंदर लेना बंद कर देगा, कार्बन अपने से बाहर निकालना भी बंद कर देगा, कार्बन वहीं रुक जाएगी। C12 तो वहीं रुक जाएगी, लेकिन C14 जो कि हमें पता है इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये तो स्लोली स्लोली डिके करता है नाइट्रोजन 14 में। तो मरने के बाद कार्बन 12 तो वहीं रहेगी, लेकिन C14 जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास ये रेशो जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोई भी अपना ऑर्गेनिज्म लेंगे, हम इसके अंदर मेजर करेंगे कि C14 कितनी है। ओके, C14 की अमाउंट यहाँ पर कितनी है। हमने C14 की अमाउंट यहाँ पर एक्चुअल में एक फुल मेथड होता है जिसे हम ये मेजर करते हैं, लेकिन हम लोगों ने C14 की अमाउंट जो है वो मेजर कर ली है कि कितने हमारे पास एटम्स मौजूद हैं C14 के, ये कितने हमारे पास मोल्स मौजूद हैं C14 के। जब हम लोगों ने ये मेजर कर लिया है, अब हमें पता है कि एट दिस टाइम हमारे पास इतनी C14 इसके अंदर मौजूद है। अब हम लोग निकालेंगे हमारी इनिशियल अमाउंट कितनी थी, तो ये तो है हमारी करंट अमाउंट के आजकल कितनी C14 मौजूद है। फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे अपनी इनिशियल अमाउंट कि हमारे पास असली में इसके अंदर कितनी कार्बन 14 मौजूद थी। अब ऑफकोर्स ये हमें यहाँ से तो नहीं पता चल सकता कि कितनी इसके अंदर असली में कार्बन 14 मौजूद थी, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सी डिके कर चुकी है। अब हम कैसे निकालेंगे कि कितनी डिके की है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे C12 का। C12 तो ख़त्म नहीं हुई, तो हम इसके अंदर फिर C12 भी मेजर करेंगे। जब हमने C12 मेजर कर दी तो उसको हमें पता है कि C12 से 1 ट्रिलियन टाइम्स कम होगी, यानी जितनी भी C12 है उसको अगर हम डिवाइड बाय 1 ट्रिलियन करें तो हमारे पास C14 की इनिशियल अमाउंट आ जाएगी जितनी वो शुरू में थी। तो 10 में हम लोग निकालेंगे अपनी इनिशियल अमाउंट। अब हम लोगों के पास आ चुकी है कि असली में कितनी अमाउंट थी और अब कितनी अमाउंट बच गई है C14 की। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या कितनी है, क्योंकि अब हमें हाफ लाइफ पता है। वी नो द हाफ लाइफ ऑफ C14। हमें C14 की हाफ लाइफ पता है, जितने में वो हाफ रह जाती है, दैट इज नॉर्मली 5730 ईयर्स। इतने साल बाद हमारे पास C14 हाफ हो जाती है। अगर तो करंट अमाउंट इनिशियल अमाउंट के हाफ है, दिस मीन्स हमारे पास 5730 ईयर्स पुरानी है ये चीज़। अगर तो ये उसके में भी हाफ के भी हाफ है, तो ये इसके डबल हमारे पास पुरानी है। हाफ के हाफ के हाफ के हाफ है, तो हमारे पास ये इससे ट्रिपल जो पुरानी है। ये इससे हाफ नहीं है, बल्कि अगर हम इनिशियल का हाफ कर दें और तो करंट हाफ और इनिशियल के दरमियान में है, तो फिर इसका इस अमाउंट हमारे पास 5730 ईयर्स डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास साल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही है। और यहाँ पर से एक्चुअली में हम इसको थ्रू फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो, हमें ये फार्मूला ऑलरेडी पता है कि n अगर हमने निकालना है नंबर ऑफ, हमारे पास क्वांटिटी कितनी बची है किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, जो कि एटम्स में है या मोल्स में, जिसमें भी है, डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल अमाउंट। आप अपनी इनिशियल अमाउंट लें मोल्स में, एटम्स में, और फिर आप लोग डिवाइड कर दें इसको, जिससे हमने देखा था 2n से। ओके, तो अभी तक आपको ये चीज़ पता होगी, आपकी करंट अमाउंट, ये आप एक्ट में मेजर कर सकते हैं तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता होगी कि आपकी इनिशियल अमाउंट क्या थी, और यहाँ 2 रखेंगे, और ये आप लोग निकाल लेंगे n थ्रू दिस इक्वेशन। जब आप लोग ये n निकाल लेंगे तो दिस इज दी नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स, हाफ लाइफ या हाफ साइकिल्स जो पास कर चुकी हैं, यानी इतनी बार ये इसकी हाफ लाइफ आ चुकी है। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी हाफ लाइफ से, तो फिर आपके पास आ जाएगा कि ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। दिस मेथड इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के तमाम एसएलओस कंप्लीट हो गए। बाकी कुछ 5-6 और एसएलओस भी हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम फॉर्मेटिव